प्यारे बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? क्योंकि ये रियलिस्टिक चैप्टर है। यहाँ आप नीट एग्जाम की बात करो, जे एग्जाम की बात करो, या बोर्ड्स एग्जाम या स्कूल एग्जाम की बात करो, तो इस चैप्टर से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना बहुत ईजी है, क्योंकि ये रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल चैप्टर है और इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर हम नंबर को दूर कर दे, मार्क्स को दूर कर देना, तो पढ़ने में इस चैप्टर को बहुत मजा आता है। सो जैसा कि लिखा हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी हमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। सर सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है? कुछ प्रॉपर्टीज आप पहले से जानते हो कि सॉलिड जो है वो हार्ड होते हैं। सॉलिड्स आर हार्ड, सॉलिड्स काफी मजबूत होते हैं। सॉलिड मतलब जैसे पेन है, दिस पेन इज हार्ड, हार्ड टू ब्रेक। तो कुछ प्रॉपर्टी आप पहले से जानते हो, उनको नहीं पढ़ना, हमें कुछ नए प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। लेकिन 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 नई चीजों को पढ़ने से पहले हमें अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई इंसान जिम कर रहा है, बढ़िया से, बहुत बढ़िया जिम कर रहा है, लेकिन अपने लेग समझ से बेटा, पैर की एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसकी बॉडी कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकती। वो ऊपर से फूल जाएगा, नीचे से चिकन लेग पीस, कबूतर लेग पीस। नहीं समझे मेरी बात? यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर चलना है, लंबे बहुत दूरी तक चलना है, जीवन में अच्छा कुछ करना है, तो बेसिक्स मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो अभी हम यहाँ पर बेसिक्स को थोड़ा, आपके बेसिक्स को स्ट्रांग करेंगे। तो बेसिक्स में मैं कुछ, जैसे मैं अगर बेसिक्स की बात करूं, तो प्यारे बच्चों बेसिक्स में ना मैं आपको कुछ टर्म्स सिखाऊंगा। टर्म्स, हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले से उसके बारे में बताओ, तो आपको लगेगा ये मास्टर बोर क्यों कर रहा है भाई, ये पागल हो गया, ये चश्मे क्या छोटी छोटी बातें बता रहा है। लेकिन आपको रिलैक्स करना है, वेट करना है कि बेसिक्स खत्म होते ही आपको चैप्टर में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक्स में सर आप क्या पढ़ाओगे? मैं ये पढ़ाऊंगा जो तुम बचपन से जानते हो। बचपन से क्या जानते हो? फोर्स के बारे में। सर फोर्स के बारे में तो मैं बचपन से जानता हूं सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर बचपन में होमवर्क ना करने की वजह से जो हमारी गली मोहल्ले की टीचर्स होती थी, वो हाथ पे डंडे से मारती थी, याद है? जो डंडे से मारती थी, दैट इज व्हाट, वो फोर्स लगाते थे। क्या लगाते थे? कौन कौन पिटा है भाई? सब पिटे होंगे मुझे लगता है होमवर्क के चक्कर में। मेरा अपना याद है, मैं तो बहुत गंदा पिटता था, बहुत गंदा। क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं होमवर्क करके नहीं जाता था, इसलिए क्योंकि मेरी मैम और उनके हस्बैंड के बीच में लड़ाई होती थी, तो मैडम अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकालती थी। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे आज भी याद है, गली नंबर 6 तुगलकाबाद, ग्राउंड फ्लोर, कमरा नंबर किचन के बगल वाला। और जो मैं पिटता था भाई, मैं क्या बताऊं, मेरी रूह कांप जाती थी। वो मैडम क्या मारती थी, ठीक है ना? होमवर्क करके ले जाऊंगा तब भी पिटूंगा, नहीं करके ले जाऊंगा तब भी पिटूंगा, तो सभी पिटे होंगे। तो वो फोर्स लगाती थी, ठीक है? तो फोर्स को हम बचपन से झेल चुके हैं बेटा। और फोर्स के बाद हमें डिफॉर्मेशन को समझना है बेटा। देखो, फोर्स के बाद डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। कैसे? जैसी चाटा पड़ा मुंह ऐसा हो गया, नहीं समझ रही बात? जैसी चाटा पड़ा, तो फोर्स के बाद डिफॉर्मेशन। या फिर किसी ने बहुत तेज मार दिया, यहां गड्ढा हो गया, तो डिफॉर्मेशन। बेटा डिफॉर्मेशन, देखो इस वर्ड को समझो, इस वर्ड को समझना है। लिखा है, समझिएगा प्लीज, यहां लिखा है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्म होना, ये एक्चुअली यहां से आया है, डिफॉर्म। देखो एक होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनना, और एक डिफॉर्मेशन मतलब टूटना, बिगड़ना। डिफॉर्मेशन का मतलब बेटा जो डिफॉर्मेशन है, इसका मतलब एक प्रकार से होगा हमारा टूटना। बेटा अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूं, किसी को दिक्कत है क्या? हिंदी में दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना? हिंदी, टूटना मतलब बर्बाद होना। मैं तो भैया डिफॉर्म हो गया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, डिफॉर्म कर दिया। नहीं समझ मेरी बात? तो शादी के बाद, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, शादी के बाद आदमी और स्त्री, मेल फीमेल दोनों डिफॉर्म हो जाते हैं। आदमी को देखो, आदमी का पेट ऐसे बाहर आ जाएगा, हर आदमी का, समझ लो? आता तो फीमेल का भी है, लेकिन उनका रीजन कुछ और होता है, ठीक है ना? और मेल का रीजन कुछ और होता है। सो मेरे कहने का मतलब क्या है? डिफॉर्म का मतलब होता है बिगड़ना। तो यहां मैंने कुछ छोटी मोटी बातें लिखी है जो आपको पहले से ही पता होगा। दोबारा कह रहा हूं, लग सकता है आपको कई बार कि सर कैसी बचकानी बातें करते हो, इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बताते हो हमें, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। कोई बात नहीं, पर मैं बताऊंगा, मुझे अच्छा लगता है बेसिक से बताना। तो लिखा है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, भैया जब एक फोर्स लगाया जाता है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड, है ना, इट चेंजेस शेप और साइज। भैया जिसकी वजह से शेप और साइज चेंज होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे बताओ? डिफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है शेप या साइज का चेंज होना। अच्छा, कई बार ना कूल बनने के लिए बहुत सारे जो टीचर होते हैं, स्कूल के टीचर ऐसे बोलेंगे, देखो कूल बनने के लिए बोलेंगे, वो साइज शेप की जगह पता क्या बोलते हैं? वो एक वर्ड यूज करेंगे, कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन वैसे बोलेंगे कि भाई कॉन्फिगरेशन चेंज हो गई। तुम्हें लगेगा बाप रे क्या बात है, मैम को इंग्लिश आता है। भैया देखो कॉन्फिगरेशन का भी यही मतलब है, शेप, साइज, ठीक है ना? अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। जब भी कभी शेप, साइज या अरेंजमेंट की बात की जाएगी, तो वहां पर एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कॉन्फिगरेशन। तो डरना मत, बात समझ पा रहे हो कि एकदम से मैम ने बोला व्हेनेवर कॉन्फिगरेशन चेंजेस, वो भाई मेरा ट्यूशन वाला तो पढ़ाया ही नहीं मुझको। तो इसमें देखो वर्ड्स का खेल है, इंग्लिश का खेल है, और कोई ऐसी बात है नहीं। सो प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये ना हमारे यूनिवर्स का लॉ है बेटा। यूनिवर्स का लॉ क्या है कि जब भी कोई हमें डिस्टर्ब करता है, तो हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई हमें डिस्टर्ब करता है, हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता लग गया कि भाई ये बंदा मेरे को चाटा मार रहा है, तो आई ट्राई कि भाई मुझे बचना है। आई ट्राई, ये मेरे अंदर से आता है कि जब भी कोई हमें तंग करना चाहेगा, तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, जब भी किसी सॉलिड के ऊपर, सपोज करो कि हमारे पास कोई सॉलिड है,
सपोज करो हमारे पास कोई सॉलिड है, सपोज करो मैंने कहा ये है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ये रहा, मैंने एग्जांपल डायग्राम बना रखा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक सॉलिड है प्यारे बच्चों, ये सॉलिड क्या है, कोई वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये रॉड हो सकता है, सिलेंड्रिकल रॉड जो छत से पंखे वाला वो है ना, पंखे का जो रॉड होता है वो रॉड है। सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने बड़े आराम से ना ऐसे फोर्स लगाया नीचे एफ, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा टी शर्ट है ना, इसमें चिपक जाता है। मान लो मैंने नीचे ऐसे फोर्स लगाया एफ, मैंने कहा भाई वायर मैं तेरे को खींच दूंगा, मैं तेरे को खींचूंगा। तो ये वायर क्या बोलेगा, यार तू मुझे खींचेगा नहीं, मैं भी तेरे को खींचूंगा, मैं भी तेरे को खींचूंगा। यानी जब हम किसी वायर को अगर ऐसे खींचना चाहेंगे तो वायर भी फोर्स डेवलप करता है। नहीं समझे मेरी बात, आप लॉजिकली सोचो, इसके पीछे मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, लॉजिकली सोचो। अगर किसी चीज को हम बाहर के ऐसे नीचे खींचना चाहेंगे तो वो चाहेगा कि भैया मैं बचाऊं, वो अपोजिट में फोर्स लगाएगा, कहां लगाएगा, अपोजिट में फोर्स। तो ये सृष्टि का नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है बेटा। अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हर कोई कोशिश करता है कि मैं अपने अंदर चेंजेस ना होने दूं, अपने अंदर चेंजेस ना होने दूं। मेरी बात समझे, जैसे अगर मान लो कोई मेरी उंगली ऐसे मोड़ रहा है तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे मुक्का मार दूंगा उसको कि भाई तू मेरी उंगली कैसे मोड़ेगा, नहीं समझे मेरी बात। और इस बात देखो, अब ऐसी तो अच्छा थोड़ा एंगल थोड़ा अलग था, चलो। तो मैं कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम बेसिक्स को डिटेल में समझेंगे, बिकॉज अगर हमारा पैर मजबूत है बेटा तो हम बहुत लंबी रेस में भाग सकते हैं। पैर कमजोर है ना बेटा, फिर मैराथन नहीं जीत पाएंगे। देखो लाइफ इज लाइक अ मैराथन, 40 किलोमीटर का रेस है, 10 किलोमीटर का रेस है, मैराथन बहुत लंबा होता है पता आपको। समटाइम मैराथन इज लाइक 8 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर का भी मैराथन होता है। और मैराथन में आपका पैर बहुत मजबूत होना चाहिए, वरना 4 किलोमीटर बाद ही आपका पैर दर्द होने लग जाएगा। तो मेरे कहने का बहुत सिंपल मतलब है, अगर आपको लंबा चलना है तो स्लो चलना चाहिए, लंबा चलना है तो स्लो चलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि द सॉलिड डेवलप्स रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये सर ये सर एक नया वर्ड आ गया सर, रीस्टोरिंग फोर्स। देखो इसका नाम से समझो ना, नाम में लिखा है रीस्टोरिंग। पहले बच्चों इसके नाम को समझिए, नाम में लिखा हुआ है रीस्टोरिंग, जो रीस्टोर करे। जैसे मैंने कहा कि मैं जैसे ये वायर है, सपोज करो दिस इज अ वायर, और मेरे प्यारे बच्चों मैं इस वायर को नीचे ऐसे खींचूंगा तो ये वायर ऊपर खींचेगा मुझे ऊपर, ये वायर मुझे ऊपर खींचेगा ऊपर। तो ऊपर जो फोर्स है उसको बोलते हैं फोर्स रीस्टोरिंग, एफ और छोटा सा नीचे आर सिंबल के रूप में। ये एफ इनटू में आर नहीं है बेटा, ये बेटा ऐसा है कुछ कि एफ नीचे छोटा सा आर। तो हमने क्या जाना, हमने एक बहुत सिंपल सी बात जानी कि ऊपर की तरफ जो फोर्स होता है प्यारे बच्चों उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स अपने शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इनसाइड इट टू रजिस्ट, रजिस्ट मतलब रोकना, रजिस्ट मतलब रोकना द चेंज को रोकने के लिए अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है। अब ये सब बातें जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ये समझना चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि मान लो अगर हमने फोर्स इस तरफ लगाया, दिख रहा है आपको इस तरफ एफ, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर डेवलप हो जाएगा पीछे की तरफ। अच्छा इसके अलावा मैं आपको गजब की बात आता हूं कि एट बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट बैलेंस का क्या मतलब है कि जैसे हमारे छत के ऊपर, हमारे छत से सीलिंग से एक रॉड लगाते हैं, रॉड क्या लगाते हैं, रॉड, और रॉड में पंखा घूम रहा होता है। पर लॉजिकली सोचो, क्या ये जो रॉड है इसको पंखा नीचे खींच रहा है, पंखे में वजन होता है बेटा, पंखे का मोटर होता है, मोटर वजन होता है, वेट। तो ये वेट, ये जो वेट है, ये मेरा हाथ है पंखा मान लो, ये जो वेट है इस रॉड को खींच रहा है। तो क्या होगा कि इसको ऐसे फील करो कि अगर यहां पर पंखा जो है, पंखा नीचे फोर्स लगा रहा है एफ, तो इस रॉड के अंदर, ये जो रॉड है, रॉड पंखे का जो रॉड है, रॉड, इस रॉड के अंदर ऊपर एक फोर्स पैदा हुआ होगा, और ऊपर जो फोर्स पैदा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये आराम से लटका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो रखा है, पंखा एकदम बैलेंस है, पंखा क्या एकदम बैलेंस। तो क्या हो रहा होगा, जितना फोर्स नीचे लग रहा होगा पंखे के वेट की वजह से, उतना ही ऊपर क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो प्यारे बच्चों जो अप्लाइड फोर्स होता है नीचे वाला और रीस्टोरिंग फोर्स, बैलेंस रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है आपस में बैलेंस होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं एट बैलेंस कंडीशन। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, कितना ईजी है ये, कितना ईजी और कितना शानदार बात है। तो प्यारे बच्चों प्लीज इस बेसिक्स को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मजा आने वाला है। सो प्यारे बच्चों बेसिक्स को पढ़ने के बाद यहां कुछ डेफिनेशन है जो हमारी एनसीईआरटी हमसे चीख चीख के कहती है। कभी भी एग्जाम में सोचो कि 11वीं क्लास के बच्चे से ये पूछा जाएगा क्या कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है बेटा, कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा ऑब्वियसली। तो जब जैसे वो पापा का नाम नहीं पूछेंगे 11वीं क्लास के बच्चे से, वैसे ये छोटी मोटी बातें नहीं पूछते कि भैया डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है ना। लेकिन जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो पहले हम डिफॉर्मिंग फोर्स की बातें करते हैं। लिखा है फोर्स दैट चेंजेस शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। एक ऐसा फोर्स जो शेप और साइज को चेंज कर दे उसको हम डिफॉर्मिंग क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ये तो बात बता चुका हूं, जो डिफॉर्म कर दे। अब लिखा है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों। यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि सर ये हम इलास्टिसिटी किसे कह रहे हैं। देखो इसके लिए मैं आपको एक कहानी को समझाऊंगा। आई विल टेल यू अ स्टोरी। एक बहुत सिंपल सी स्टोरी बेटा, बहुत सिंपल सी स्टोरी। इस स्टोरी को समझना। एक कॉन्सेप्ट आया, क्या कॉन्सेप्ट आया कि जो कोई भी बॉडी है इस धरती पर, कोई भी बॉडी है वो एटम से बना होता है। एटम से, किससे बना होता है बेटा, एटम से। ये हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे मान लो मैं कहता हूं ये एक बॉडी है, कुछ भी हो सकता है ये,
उसमें एटम सही है, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, छठा एटम, ऐसे हजारों एटम होंगे। हम बॉडी के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, जिस बॉडी में हजारों, लाखों, करोड़ों, मैं तो कहता हूं अरबों, मैं कहता हूं अरबों एटम्स है। ठीक है जी, ओके। अब प्यारे बच्चों, ये जो एटम्स है, समझना ध्यान से, इन एटम्स की सबसे खास बात क्या होती है, इनके बीच में ना एक स्टेबल डिस्टेंस होता है, आर नॉट। इसको आर नॉट का नाम दिया गया है, ये सारे डिस्टेंस आर नॉट है बेटा। तो बोला ये जो आर नॉट है, आर नॉट, ये बड़ा स्टेबल डिस्टेंस होता है बेटा, स्टेबल डिस्टेंस। अब तुम बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, ये कोई स्टोरी है सर, ये तो आपने स्टोरी के बहाने हमें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हाँ भाई, पर सुनो, देखो मैं आपको एक रियल लाइफ और बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं। ऐसा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन सब हमें बताते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, सब हमें क्या बता रहे हैं कि दो चीजें स्टेबल तभी है जब उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप ना हो और बहुत कम गैप ना हो। सर ये क्या बोल दिया आपने, ये अजी समझ नहीं आया सर। मेरे कहने का बहुत सिंपल मतलब है, अगर ज्यादा गैप है तब भी चीजें स्टेबल नहीं है, और बहुत कम गैप है तब भी चीजें स्टेबल नहीं है। सर समझ नहीं आया, मैं आपको बहुत सिंपल स्टोरी में समझाता हूं। मान लो एक बहुत सुंदर लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की बेटा, ठीक है बेटा, और ये एक बहुत सुंदर लड़का है, जो भी है, ये लड़का बेटा थोड़ा लंबा होता है, लड़का लंबा होता है, लड़की छोटी होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत सुंदर लड़का और बहुत सुंदर लड़की, ये पहले क्या थे मैं बता रहा हूं, देखो ये दूर दूर थे, ये काफी दूर, मतलब ये किसी और स्कूल में, ये किसी और कॉलेज में या स्कूल में, जो भी है। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन था, क्या बात है, एक अट्रैक्शन था। लेकिन ये किसी, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। देखो ये किसी और स्कूल में, स्कूल ए, स्कूल बी, इन दोनों में एक अट्रैक्शन है, दे आर अट्रैक्टेड, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्टेबल फील नहीं कर रहे। इन दोनों का स्कूल अलग है। कुछ समय बाद इनकी शादी हो जाती है, कुछ टाइम बाद इनकी शादी हो जाती है। तो पहले तो ये थोड़ा बहुत पसंद करते थे एक दूसरे को, शादी के बाद लड़ने लग गए, वो उसका सर फोड़ रही है, उसका माथा फोड़ रहा है, एकदम ऐसा क्यों हो जाता है। देखो शादी के बाद ये बहुत ज्यादा क्लोज रहने लग जाते हैं। व्हेन यू आर टू मच क्लोज, तो वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इस बात को समझना, व्हेन यू आर टू मच क्लोज, आप एक दूसरे के बारे में जान जाते हो, एक दूसरे के बाउंड्रीज में एंटर कर जाते हो। जब आप बाउंड्रीज में एंटर कर जाते हो तो ये सब चीजें स्टार्ट होती है। सेम यहां पर होता है बेटा, सेम यहां पर होता है बेटा, कि एटम्स में क्या प्रॉब्लम है, एटम्स में प्रॉब्लम है, अगर दो एटम्स बहुत दूर है प्यारे बच्चों, दे आर नॉट स्टेबल, वो पागल हो रहे कि कैसे हम पास आए, पास आए, पास आए। और जब ये बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तब भी प्रॉब्लम है, तब एकदम से अजीब सा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एटम्स दूर में खुश नहीं होते, पास में खुश नहीं होते। ये कहता है भाई देख, थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा, तू मेरे फोन में मत झांक, मैं तेरे फोन में नहीं झांक रही ना, ऐसा वाला, ठीक है बेटा। तो ऐसा हो जाता है कि इन लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया, एटम्स लोगों ने, कि भैया मेरा आर नॉट डिस्टेंस हम रखेंगे और इतने में हम स्टेबल रहेंगे और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। तो बेटा ये स्टेबल डिस्टेंस होता है। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, अब सपोज करो, प्यारे बच्चों प्लीज, अब सपोज करो, देखो व्हाट आई डू, अगर मैं इस एटम, ये कोई स्ट्रक्चर है, कोई बॉडी, देखो मुझे पता है कि लेक्चर में बिकम बोरिंग अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो, पर मजा आएगा। देखो अब मान लो मेरा मन किया कि यार मैं इस एटम को दूर कर दूंगा, खींच रहा हूं, जैसे इस पेन को मैं खींच रहा हूं, आई एम व्हाट डूइंग, मैं इस पेन को खींच रहा हूं। तो एक्चुअली मैं पेन को नहीं खींच रहा, मैं इस एटम को खींच रहा हूं। तो इसकी जो ये इसकी वाइफ है, इसकी जो वाइफ है, समझना, ये कहेगी यार हम तो स्टेबल है, हमारा रिश्ता काफी मजबूत है, तू मेरे पति को लेकर कहां जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग। तो क्या होगा बेटा, समझना इस बात को, ये अंदर की तरफ समझना, इस बात को बहुत फील करने वाली बात है। जब ये बड़े स्टेबल, इनका रिश्ता मजबूत है, तो ये पति को दूर नहीं जाने देगी, क्योंकि ज्यादा दूर जाना भी बेकार है। दूर जाते ही स्टेबल से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, तो कहेगा नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। और एक अंदर फोर्स पैदा होगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि एटम्स चाहते हैं कि भैया हम जैसे हैं वैसे रहने दो, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छेड़ेंगे। तो अंदर एक फोर्स पैदा होता है बेटा, लेकिन इस फोर्स की लिमिट है बेटा। देखो इंसान की कोई लिमिट नहीं है, इंसान आज अपने औकात पे, अच्छा पेन तो टूट नहीं रहा है, तो राम आई के इसको क्या करेगा, इसको बहुत तेजी से खींचेगा, हथौड़े मार देगा। तो अगर इंसान अपनी औकात पे आ जाए तब तो काम हो जाएगा भैया, इंसान अपनी औकात पे आ जाए तो तब तो तोड़ ही देगा। तो बेटा एक लिमिट होती है, जिस लिमिट को मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ये देखो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर आप एक लिमिट में फोर्स लगाओगे तो सही है, वरना फिर वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल टीचर ने बचपन में, या ट्यूशन टीचर ने बचपन में हमें खूब चाटे मारे, हमारा कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन वही मैं रेसलिंग में चले, रेसलिंग समझते बेटा, कई लोग रेसलिंग नहीं समझते, चाटा मारने का रेसलिंग होता है, वो मुंह में नकली दांत लगवाते हैं, मुंह में कुछ लगवाते हैं, फिर चाटा मरवाते हैं। बेटा तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाएगा और शरीर के इंपॉर्टेंट अंग काम नहीं करेंगे अगर वहां रेसलिंग में तुम चले गए तो, क्योंकि भाई वो आउट ऑफ लिमिट हो गया। क्या हो गया, आउट ऑफ लिमिट। तो चाटा खा रहे हैं लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ लिमिट खाओगे तो काम खराब हो जाएगा। वही वाली बात है बेटा कि ये सब चीजें लिमिट में, क्योंकि कई लोग ऐसा पूछ सकते थे, सर ऐसे तो हम कभी तोड़ ही नहीं पाएंगे, अंदर उसकी पत्नी उसको खींच रही है। अरे भैया पत्नी की ताकत की भी तो लिमिट होगी, नहीं समझ बात को। अब पत्नी कितना ही कर लेगी, हाथ पकड़ लेगी पति का, पता लगे पति का हाथ ही उखड़ गया कि उधर कोई खींच रहा है, पत्नी ने हाथ पकड़ा हुआ है, पैर पकड़ा हुआ है, तो एक लिमिट है बेटा। तो यहां से हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों, कि सॉलिड के पास एक गजब की प्रॉपर्टी होती है अपने शेप को मेंटेन करने की। दोबारा बोल रहा हूं, सॉलिड्स के पास एक गजब की प्रॉपर्टी होती है अपने शेप को मेंटेन रखने की। प्यारे बच्चों
उसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला गया है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों? एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग फोर्स। कि जैसे भैया तुमने फोर्स को हटाया, मैंने शेप को रीगेन कर लिया। क्या बात को समझ पाए? तो बेटा इसको बोला गया है इलास्टिसिटी। अभी जो इलास्टिसिटी है ये सॉलिड्स के अंदर ही होता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग वापस आ गया। रबर को खींचा ना, रबर वापस आ गया। इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा। अब मैं आपसे ना एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा मेरी तरफ से उसको 5 लाख रुपए, पक्का मेरी तरफ से उसको 5 लाख रुपए बेटा। ठीक है बेटा? नहीं, इसी जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में, पक्का बोल रहा हूं मैं। जब आप 90 साल के हो जाएंगे तब। सर ऐसे तो कोई भी 90 साल का नहीं हो पाएगा, आजकल सर 50-60 होते ही काम हो जाता है ना? सही बात है कि नहीं? सो प्यारे बच्चों, 5 लाख का सवाल, और इसका जवाब मुझे लगता है कोई भी दे सकता है। अगर वो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, अगर वो साइंस नहीं पढ़ा हुआ है, तब भी इसका जवाब दे सकता है। वेरी इजी। ये तो कोई भी, ये तो ये है कि छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, नर्स ने उसको हाथ में लिया, वो जवाब दे रहा, हाँ ला मेरे 5 लाख। ऐसा क्वेश्चन है। मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास स्टील है बेटा, और एक है हमारे पास रबर, तो विच इज मोर इलास्टिक? वेरी फेमस क्वेश्चन, विच इज मोर इलास्टिक? देखिए, विच इज मोर इलास्टिक प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी दे सकता है। प्रियंका ने रबर बोला, सही आंसर। आपने स्टील बोला, आपका भी सही आंसर। मैं कहता हूं हर इंसान का सही आंसर, लेकिन मेरे कहने से क्या होता है? मैं तो खुश करने के लिए कह दूंगा। मान लो कल को मेरी वाइफ कहती है, क्या मैं आपको कैसी लग रही हूं? मैंने कह दिया सुंदर, वो खुश, मेरे सुंदर बोलने से खुश है, पर हकीकत में वो है बंदर, बट आई से सुंदर। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता, वही वाली बात है। तो अब यहां पर यह समझना है कि, सुनो मेरी बात, कि स्टील और रबर में डिसाइड कैसे होगा कौन क्या है। तो इसके लिए ना आपको इस स्टोरी को दिल से समझना पड़ेगा, दिल से, कि इलास्टिसिटी या इलास्टिक का डेफिनेशन है क्या। व्हाट आई मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिक से मेरा मतलब है क्या? हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि व्हाट आई मीन बाय इलास्टिक, इलास्टिक से मेरा मतलब है क्या। तो मित्रों, इलास्टिक का मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता, एबिलिटी क्षमता टू रीगेन ओरिजिनल शेप। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, समझना ध्यान से। अगर एक स्टील की वायर है मेरे पास मान लो, और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया सपोज करो, और सेम मेरे पास एक रबर की वायर है, सेम वायर, एवरीथिंग इज सेम, और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया बेटा। तो मैं आपको बता दूं, स्टील अपने शेप को मेंटेन रखेगा, स्टील अपने शेप को रीगेन करने की शक्ति ज्यादा है। स्टील के पास शक्ति क्या है बेटा? ज्यादा। स्टील ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग। याद करो, अपने शेप को मेंटेन करने की ताकत है इलास्टिसिटी, अपने शेप को मेंटेन रखने को, रीगेन करने की शक्ति। तो आप लॉजिकली सोचो, ज्यादा फोर्स अंदर कौन पैदा कर सकता है? स्टील। दैट्स व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक। अब तुम बोलोगे सर चीटिंग करता है, चीटिंग। सर आप कह रहे थे कि जो आर्ट्स का बच्चा होगा, जो कॉमर्स का बच्चा होगा, वो भी इसका आंसर करेगा। अरे आंसर तो दूध पीता हुआ बच्चा कर देगा, पर गलत। मैंने कहा कि आंसर कर सकता है, सही कर सकता है, वो साइंस वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मिसलीडिंग है। दिस इज वेरी मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। ये सेम क्वेश्चन जेई ने रिपीट किया है, नीट ने रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में रिपीट हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा फील करना कि जब हम किसी आर्ट्स के बच्चे के पास गए, ठीक है ना, तो हमने बोला अरे भाई स्टील या रबर ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो कहेगा वे भाई क्यों अपने माँ बाप के तो साइंस लेके पैसा खराब कर रहा है, अब मेरे पास पढ़ ले, मैं पढ़ाता, देख ये रबर है ज्यादा इलास्टिक, ये ज्यादा इलास्टिक है। तुम इसके कान खींचना, और गहरी फ्रेंडशिप है तो खींच देना, वही गाल वाल कुछ भी खींच देना, कहना कि चलो ज्यादा इलास्टिक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो अगर इसका आंसर लिखने को आ गया सर, तो मैं क्या लिखूंगा सर? सर दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है सर? तो इसके बारे में और भी हमें आगे पढ़ना है, पर इसका आंसर आप लिख सकते हो क्या, कि स्टील कैन डेवलप। अब देखो, अगर तुम छोटे, मतलब दिमाग से चमन तो नहीं होना बेटा, चमन तो नहीं हो आप, तो अगर आप तुम बोलोगे कि भाई तुम मुंह से जो निकाल रहा है यहाँ लिख दे, तो मैं हर चीज कैसे लिख सकता हूँ भाई? इतना लिखना तो हमें आना चाहिए कि स्टील कैन डेवलप मोर रिस्टोरिंग फोर्स, इट कैन रीगेन शेप मोर इजिली, सो इट इज मोर इलास्टिक। बस, इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अब बेटा एक टॉपिक है कि सर आपने इलास्टिसिटी पढ़ाई, पर ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का क्या मतलब है सर? सर 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 बता दो ना सर, ये इलास्टिक बॉडी का क्या मतलब है सर? देखो दोस्त, मैं कह रहा हूं इलास्टिक बॉडी जो शेप को रीगेन करे। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, एक है मान लो, एक है राजू नाम का आदमी और एक है मनिल नाम का आदमी, ठीक है बेटा। तो हमने बोला भाई ये दोनों दे आर गुड वर्कर, अच्छा काम करते, ये दोनों अच्छे काम करते, लेकिन अवार्ड इसको मिला। अब मुझे अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि मैं ज्यादा परफेक्टली काम अच्छे से कर रहा था। तो इस बात को समझो, मैं परफेक्टली काम कर रहा हूं अच्छे से। एक होता है बेटा काम करना, देखो एक होता है पढ़ाना, और एक होता है दिल से पढ़ाना। बात समझ पा रहे हो? तो वही वाली बात है। देखो इलास्टिक बॉडी जो शेप को रीगेन करे, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन है? कंप्लीटली रीगेन शेप, पूरी तरह शेप को रीगेन करेगा एज सून एज फोर्स इज रिमूव्ड।
एज सून एज मतलब क्या है, तुरंत ही, तुरंत शेप को रीगेन कर ले, तुरंत शेप को रीगेन कर ले, तो उसको बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल घर में दो बेटे, मम्मी ने बोला बेटा जा दूध ले आ, तो एक बेटा कह रहा है यार मम्मी मेरे को ही बोलते रहते हो, और एक बेटा दूसरे बेटे से बोला बेटा दूध ले आ, खट 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 खट, तुरंत लेके आ गया, खट 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 पैसे लिए तुरंत दूध लेके आ गया। तो ज्यादा अच्छा बच्चा कौन हुआ? बेटे दोनों ही है, पर ज्यादा अच्छा बेटा होगा जिसने क्वेश्चन नहीं किया यार मम्मी यार अभी तो ये देखो 2 ही किलो है अभी यार। नहीं समझे मेरी बात? तुम लोग नहीं समझे ना 2 किलो वाली बात? बेटा आजकल ना गेम में लोग ज्यादा किल करते हैं तो अपने आप को बाप मानते हैं, कहते कि आई एम द बिग डैडी, डैडी बिग। ठीक है, देखो बेटा इलास्टिसिटी के बाद ना, इलास्टिसिटी के बाद वी हैव अ वेरी सिंपल एंड गजब का कॉन्सेप्ट, प्लास्टिसिटी। बेटा जैसे इलास्टिसिटी का ये अपोजिट होगा बेटा। अब सोचो क्या होगा ये, तो लिखा है प्लास्टिसिटी का मतलब प्रॉपर्टी टू कीप न्यू शेप आफ्टर फोर्स इज रिमूव्ड। क्या लिखा है? पढ़ो, प्रॉपर्टी टू कीप न्यू शेप। सर समझ नहीं आया सर, सर समझ नहीं आया सर। अरे गधो, मान लो मैंने कहा कि मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको खींच दिया तो बन गया न्यू शेप। क्या बन गया? तो अपने उसी शेप में रह जाएगा, वो रीगेन नहीं कर पाएगा। रीगेन ए यार क्या बच्चे यार। देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक वायर है और ये छत है, छत सीलिंग, और मैंने सुंदर बच्चों इस वायर को पकड़ के खींच दिया। मैंने कहा चल दे रही, अब खींचने से क्या हुआ, ये वायर लंबा हो गया बेटा। क्या हो गया? लंबा हो गया। तो ये अपने शेप को रख लेगा, ये रीगेन नहीं कर पाएगा। तो रीगेन ना कर पाना प्लास्टिसिटी होता है बेटा। देखा ना, प्रॉपर्टी टू कीपिंग न्यू शेप, अपने न्यू शेप को कीप करना बेटा। इसका एग्जांपल क्या है? च्युइंगम। शेप को रीगेन नहीं कर पाया, शेप को रीगेन। तुमने देखा है ना बेटा, ऐसा कभी होता है कि च्युइंगम खाया, चबाया और दोबारा वैसे गोल गोल बन जाए, तुम उसी पैकेट में डाल के अंकल मेरे 1 रुपया लौटा दो, अंकल देख लो अंकल कुछ भी नहीं, अंकल देख लो अंकल। तो ऐसे तो भाई मजा आ जाएगा यार। च्युइंगम चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, जादू हो जा रहा है, जादू हो जा रहा है ना। तो च्युइंगम क्या है, एक बार शेप बिगड़ गई तो बिगड़ गई। तो प्लास्टिसिटी है डू नॉट रीगेन, डू नॉट रीगेन। अच्छा क्या रियल में, बात को समझना जरा, परफेक्टली, अच्छा रियल में ना परफेक्टली इलास्टिक बॉडी संभव नहीं है रियल लाइफ में परफेक्टली। अच्छा इसका एग्जांपल देखा, क्वार्ट्ज फाइबर है ना, जैसे मैंने कहा भैया परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, तो तुरंत शेप को रीगेन कर लेगा। देखो इस धरती पर कोई भी चीज है ना, शेप को रीगेन करने में उसको कुछ ना कुछ सेकंड तो लगेगा, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड तो लगेगा ही। जैसे मैंने कहा मैंने एक स्प्रिंग को खींचा हुआ है, तो स्प्रिंग को अपनी शेप में आने के लिए कुछ ना कुछ सेकंड तो लगेगा ना, कुछ ना कुछ सेकंड तो लगता ही है। बात समझ पा रहे हो? तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि दुनिया की सब चीज ही परफेक्टली इलास्टिक है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। वैसे प्लास्टिक समझ में आ गया, डू नॉट रीगेन। परफेक्टली प्लास्टिक क्या होगा बेटा? परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब बेटा बॉडी नेवर रीगेन्स शेप। अरे प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि शेप को रीगेन ना करे। अगर कोई कभी शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। मेरी बात ही समझे, जो शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है बेटा? अच्छा इसके क्या एग्जांपल देखो, वैक्स, पुट्टी। पुट्टी समझते बेटा? जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेंट करने से पहले पुट्टी करते हैं। देखो पुट्टी कैसे आता है, पहले पुट्टी आती है दुकान से बोरी में भर के, पुट्टी पुट्टी यार, पुट्टी आती है खरीद के व्हाइट व्हाइट, बोरी पाउडर फॉर्म में होता है पाउडर, उसको हम पानी मिला के दीवार पे लगाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि दीवार से छूट जाए, उसके अंदर से पानी निकल जाए, फिर वो बोरी में पैक हो जाए और हम दुकान वाले को देके आए, ले भाई अपनी पट्टी ले। तो वो पुट्टी कभी भी अपने शेप को रीगेन नहीं कर सकती। एक बार तुमने वैक्स लगा लिया, मान लो जैसे बचपन में जब बच्चा 9th-10th क्लास में होता है तो सोचता है कि वो सोचता है कि वो वैक्स लगा के ना जिस मर्जी को इंप्रेस कर देगा, जिस मर्जी को पटा लेगा वो खड़े खड़े। बेटा वो बालों में वैक्स होता है ना, पैराफिन वैक्स की बात चल रही है यहाँ पर, पैराफिन वैक्स। वैसे बता रहा हूँ, बच्चा सोचता है कि मैं यहाँ से एक बाल ब्राउन कर लूंगा, यहाँ से गोल्डन कर लूंगा, और जब मैं रोड पे चलूंगा तो जो मुझे देखेगा वो गिर जाएगा, लेट जाएगा, कहेगा महाराज अबे तुम मुर्गा लग रहा है, मुर्गा। लॉजिकली सोचो, मुझे जो गोल्डन कर लेते, ब्राउन कर लेते और ऐसे वैक्स लगा खड़े कर लेंगे और चलेंगे भी एटीट्यूड में, फुल एटीट्यूड में चलेंगे ऐसे। नहीं समझे मेरी बात? देखो अभी तो पता नहीं, मैं नहाया उसके बाद मेरा बाल ऐसा हो गया, वरना मेरे बाल ऐसे रहते नहीं। मैं भी छपरी लग रहा हूँ आज, छपरी प्रो मैक्स। तो आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे, नोट करो। सो नाउ अब सीरियस होने का टाइम आ गया। ठीक है बेटा? तो क्या होता है स्ट्रेस? सोचो क्या होता है स्ट्रेस, कि देर रात को कुछ खाना खा लिया खतरनाक और जो सुबह फील हो वो होता है स्ट्रेस। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? कैन यू रिलेट दिस? कि तुम 2-3 बजे रात को किसी फंक्शन में या कहीं बाहर आउटिंग करके खाना खा रहे हो, और फिर मैदा ही मैदा, और जब तुम सुबह 8-7 बजे सो के उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, फिर तुम्हें एक स्ट्रेस फील होगा कि क्यों ही खाया। ठीक है बेटा? मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, दिस स्ट्रेस। ये जो फिजिक्स का स्ट्रेस है प्यारे बच्चों, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है? इसको अभी हम समझते हैं, आप इसको एक बार नोट करो या रीड करो एक बार। सो प्यारे बच्चों, स्ट्रेस है ना, देखो फिजिक्स में या हम साइंस में बात करें तो स्ट्रेस को ऐसे नहीं देखा जाता जैसे आप लोग सोचते हो कि यार स्ट्रेस आ गया। बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि स्ट्रेस को डिफाइन ऐसे किया गया कि मान लो ये वायर है, इस पर आपने फोर्स लगाया F, दिख रहा होगा फोर्स क्या लगाया F। अब प्यारे बच्चों अगर ये फोर्स F है तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ होगा, और मान लो यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया यहाँ सर्कुलर एरिया होगा ना, एक सर्कल, तो बोला जाता है देखो भैया
कितना फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है पर यूनिट एरिया, यानी कितना फोर्स और कितने एरिया में डेवलप हुआ है, उसका जो रेशियो है वही स्ट्रेस कहलाएगा। सर हमें तो समझ नहीं आया, सिंपल भाषा बोलूं, यहां पर स्ट्रेस का मतलब होता है कितना फोर्स है, बस यहां पर फोर्स की बात की जा रही है कि कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, वो स्ट्रेस है बेटा। वो क्या है, इसको थोड़ा ऐसे फील करना है, इसको ऐसे फील करना है। अगर वायर को, इसका नाम स्ट्रेस क्यों रखा गया होगा, अगर वायर को ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब हमने उसको ज्यादा स्ट्रेस दिया है। क्या दिया, ज्यादा स्ट्रेस, उसको ज्यादा तंग किया है हमने। स्ट्रेस मतलब तंग करना। जैसे मम्मी कहती है अरे यार तू मुझे स्ट्रेस मत दे यार, तुझा, इसका मतलब तंग मत करो। तो जब हम वायर, सोचो वायर अगर ज्यादा फोर्स डेवलप कर रहा है, यानी हमने उसको ज्यादा तंग किया है, तभी तो ज्यादा फोर्स डेवलप कर रहा है। तो यहां पर स्ट्रेस का मतलब हो गया कि फोर्स डेवलप करने का स्ट्रेस। मैंने कहा मैं एक वायर हूं और मुझे फोर्स डेवलप करना पड़ रहा है, तो मुझे क्या फील होगा, स्ट्रेस, कि मुझे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए मुझे स्ट्रेस फील होना पड़ रहा है, मुझे फोर्स डेवलप करना पड़ रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो अगर समझ गए तो ठीक है, वरना भैया मैंने तो फॉर्मूला बता ही दिया। तो अब स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हमने स्ट्रेस का नाम दिया, स्ट्रेस। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। अब क्या बताता है स्ट्रेस, बताता है इट टेल्स हाउ स्ट्रांगली द मटेरियल रजिस्ट डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस हमें यह बताता है कि कितनी स्ट्रांगली वो अपने अंदर के बदलाव को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी अपने अंदर फोर्स को पैदा कर रहा है, बदलाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रेस समझ में आया क्यों इसका नाम स्ट्रेस है, क्योंकि उसको अपने शेप को मेंटेन करने के लिए फोर्स पैदा करना पड़ रहा है, और फोर्स पैदा करने की वजह से उसको स्ट्रेस फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? तो स्ट्रेस का मतलब क्या बेटा, हाउ स्ट्रांगली द मटेरियल रजिस्ट, मतलब रोकता है डिफॉर्मेशन। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सर मुझे समझ नहीं आया सर, देखो ये हमारा फोर्स है बेटा, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ना, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसको n-2 भी कहते हैं बेटा, n-2। बात समझ पा रहे हो? या फिर जो यूनिट है ना, यूनिट, ये जो n मीटर स्क्वायर यूनिट, इसको इकट्ठे पास्कल भी कहते हैं, कई बार क्या कहते हैं, पास्कल। तो हमने पढ़ा कि भैया स्ट्रेस की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और इसको पास्कल भी कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब यहां पर एक सबसे खास बात, जो स्ट्रेस है इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, क्यों? इसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। सर ये क्या बात है सर, सर ये क्या बात है सर, साफ सीधा दिख रहा है सर, ऊपर डायरेक्शन है। तो सर आप कह रहे हो स्ट्रेस के पास डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन सर, ये क्या सर, आप तो बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, थोड़ा फील करना पड़ेगा आपको, हल्का सा फील करना पड़ेगा। सर कैसा फील करना पड़ेगा? सपोज करो ये एक वायर है, अब इस वायर को हमने खींच दिया, तो खींचने से ऐसा हो जाएगा बेटा, ये पता है किसी को, अगर किसी वायर को हम खींचेंगे तो पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा ना। अच्छा जी, अगर ये पतला हो गया, अगर ये पतला हो गया, तो पहली बात तो ये छोटा होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा? छोटा। तो ये है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। अरे मोटा भी तो होना चाहेगा, मोटा नहीं होना चाहेगा, तो फिर ये वाला होगा रीस्टोरिंग फोर्स। नहीं समझ पा रहे? दर्द हुआ? अरे गधो, ऐसा समझो, अगर इस वायर को हमने ऐसा बना दिया, अगर इस वायर को तुमने ऐसा बनाया, तो ये वायर ऐसा बनना चाहेगा। तो रीस्टोर करते वक्त जो फोर्स होगा वो सभी डायरेक्शन में होगा। फोर्स क्या होगा? मतलब डायरेक्शन फिक्स, और फिक्स डायरेक्शन नहीं तो हम कहेंगे भैया डायरेक्शन की बात ही मत करो, डायरेक्शन की बात ही नहीं। समझ में आया? ए यार, ऊपर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स। बात समझ पा रहे हो? तो हम बोलेंगे भैया कोई फिक्स बात नहीं है, कोई फिक्स बात नहीं है, हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। और जब डायरेक्शन की बात नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। तो हमने सुना सर स्ट्रेस कुछ नहीं है, स्ट्रेस इज लाइक कि जब वो अपने आप को बचाने के लिए फोर्स डेवलप कर रहा है, तो वही स्ट्रेस है उसके लिए, फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। और सर ये बताता है कि कितना रोक पा रहा है, नहीं रोक पा रहा है। अगर ज्यादा स्ट्रेस है तो रोक पा रहा है, क्या कर रहा है वो? बात समझ पा रहे हो? तो ये छोटी छोटी बातें आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सुंदर सुंदर नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो स्ट्रेस है ये कितने तरीके के हो सकते हैं। तो भैया जो हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी है, हमारी एनसीईआरटी हमें कहती है भैया ये पढ़ लो तुम। अब ये समझने में बड़ी दिक्कत करता है। क्यों दिक्कत करता है? तो उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, फील करना। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस। अब बच्चे ना नाम से कनेक्ट नहीं कर पाते। ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है, इसको ना एक और नाम दिया गया है, वहां से आपको समझ में आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तुम बोलोगे सर 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 थोड़ा समझाओ यार। देखो मैं आपको ले चलता हूं आगे और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास एक वायर है, तो मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, समझना बात को, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं इसके लेंथ के अलोंग, यानी मैं इसके लेंथ को बढ़ाने का प्रयास करूं, किसको बढ़ाने का प्रयास करूं? लेंथ को, तो यहां पर एक स्ट्रेस पैदा होगा, नहीं होगा पैदा? अगर तुम किसी का लेंथ को बढ़ाओगे तो उसको स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो जो स्ट्रेस होगा बेटा वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको पता होना चाहिए एक बात कि अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स क्या होता है? बराबर। तो फॉर्मूले में यहां पर होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, लेकिन हम इसको सिंपल F अपॉन में एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, पहली स्लाइड में पढ़ा था हमने।
तो हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है या जो टेंसाइल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेस कब आता है प्यारे बच्चों? जब हम बात करते हैं स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज स्ट्रेच्ड इंक्रीजिंग इट्स लेंथ। अगर किसी की लेंथ को आप बढ़ाते हो, लेंथ को बढ़ाते हो, तो वहां पर क्या होगा बेटा? टेंसाइल स्ट्रेस। मान लो मुझे भाई आफरीन की हाइट बढ़ानी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आफरीन का पैर पकड़ा और खींच रहे, और बेटा मतलब आफरीन के हाथ को बांध दिया छत पे बढ़िया से पंखे से और टांग करके खींच रहे, बेटा लंबा हो जाओ, लंबा हो जाओ। तो दैट इज व्हाट टेंसाइल स्ट्रेस। ये बोलेगे अरे यार ये क्या हो रहा है यार, टेंसाइल स्ट्रेस फील हो रहा है मुझे। तो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है बेटा? जब आप लेंथ को बढ़ाने का प्रयास करते हो तो बॉडी को एक स्ट्रेस फील होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? टेंसाइल स्ट्रेस। अब प्यारे बच्चों यहां पर हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्रेंसिव स्ट्रेस। क्या है इसका नाम? कॉम्प्रेंसिव स्ट्रेस। हाँ कंप्रेसिव, सॉरी सॉरी, अरे मेरा दिमाग क्या यार, कंप्रेसिव, कॉम्प्रेंसिव क्या बोल रहा हूँ मैं? कंप्रेस है ये, कॉम्प्रेंसिव क्यों बोल रहा था मैं? पता नहीं यार, कोई कुछ पी रहा है क्या? मैंने सूंघ लिया थोड़ा सा। हाँ, ठीक है चलो। कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब क्या बेटा? कि हम कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? कंप्रेस। तो कंप्रेस करने की वजह से, कंप्रेस करने की वजह से देखो लिखा है स्ट्रेस प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी इज कंप्रेस्ड। जैसे मैंने कहा देखो यहाँ पर एक बॉडी है और मैंने किसी प्रकार से यहाँ पर कंप्रेस किया बेटा, तो कंप्रेस करने से फोर्स एफ है, तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है सर, हम तो ये भी समझ गए सर। अब ये बताओ सर ये शेयरिंग, सर ये शेयरिंग स्ट्रेस, सर ये शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है सर? इसका बेस्ट एग्जांपल दो। जैसे मान लो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप सब जानते हैं ये बात कि अगर कोई किताब ऐसे रखी हुई है, किताबें बहुत सी देखी होगी किसने, मैंने और तुमने भी। अगर कोई किताब ऐसे है, फील करना किताब, और किताब का नीचे वाला हिस्सा जमीन से चिपका होता है, पता आपको? किताब का नीचे वाला हिस्सा जमीन से चिपका होता है, और अगर आपने ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, देखो ऐसे फोर्स लगाया, तो पता क्या जादू होने वाला है? थोड़ी ही देर में ये बुक ऐसे हो जाएगी, स्लिप हो जाती है बुक। यार क्या बच्चे पाले हैं मैंने यार, बताओ यार, न सकल न सूरत बने खूबसूरत। इधर लाओ, देखो जैसे बेटा ये है, मैं अपनी बात कर रहा था बेटा, जैसे ये है, तो अगर इसको नीचे से तो जमीन से टच होता है ये, और ऐसे करने में देखो ये ऐसे नहीं हो रहा, देखो चेंज होता है ये। अरे यार नहीं हो पाएगा, घर पे करना कभी बेटा, कभी करना। या बॉक्स, कोई बॉक्स लेना, कोई बॉक्स लेना बेटा, है ना? द बेस्ट थिंग इज यू टेक बॉक्स। आप कोई बॉक्स लो और ऊपर से स्लाइड करो, ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। करना यार, मोटी किताब से करना, हो जाएगा। मोटी किताब तो है मेरे पास, बट उसको अब निकालू फिर, छोड़ो यार, समझ गया ना आप? तो बेटा ये होता है शेयर स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस या डिस्टॉर्ट्स शेप, मतलब तोड़ना बेटा, इसको बेटा तोड़ना कहते हैं, तोड़ना। तो लिखा है स्ट्रेस डेट तोड़े शेप व्हेन लेयर ऑफ द बॉडी स्लाइड, लेयर मतलब ऊपर का। समझ नहीं पा रहे तुम, फील करो। अच्छा मैं तो पगला हूं, मैं तो पगला हूं यार। आई हैव डायग्राम्स, एक्चुअली आई एम हैविंग दैट डायग्राम, आई एम हैविंग डायग्राम्स गाइस। अब इसको आने दो, फ्रेम में आने दो। एक्चुअली इसको फ्रेम में देखो, अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना, इस डायग्राम को अगर हम ऐसे करेंगे तो ये स्लाइड हो जाएगा यू। अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल ले रहा लो, दिख गया ये? क्या दिखा सर? ये पहले ऐसे था, ये अब धक्का दिया तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्योंकि हमने यहां से जाम कर दिया बेटा, यहां से फोर्स लगा के हमने जाम कर दिया, जाम मतलब टाइट पकड़ लिया इसको, और ऊपर से क्या हो गया? ये टेढ़ा हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बेटा वहां पर जो स्ट्रेस पैदा होगा, वहां पर जो स्ट्रेस, यहां पर जो स्ट्रेस पैदा होगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेस। अच्छा अब यहां पर एक होता है बेटा हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक या फिर बल्क स्ट्रेस। देखो इसमें क्या होता है सुंदर बच्चों, कि आई मस्ट से कि अगर मैं एक बॉल को, अगर एक बॉल को पानी के अंदर डाल दूं, पानी के अंदर, तो भैया इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, हर तरफ से पानी, उस पर एक फोर्स लगा रहा होगा। जैसे अगर हम किसी स्विमिंग पूल में जाके बैठ गए तो पानी हर तरफ से हमारी बॉडी को टच कर रहा होगा, तो हमें हर तरफ से फोर्स फील हो रहा है। तो ये जो हाइड्रोलिक या फिर बल्क स्ट्रेस किसे कहते हैं? स्ट्रेस प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी स्क्यूज्ड, मतलब दबाया गया है। स्क्यूज समझते बेटा? जिस दबाने को बोलते हैं स्क्यूज्ड, इक्वली स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड इक्वली फ्रॉम ऑल साइड, चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। और क्या चेंज होगा इसका? वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोलिक या फिर बल्क स्ट्रेस। तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एनीवन? नो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे स्कूल में, अगर स्कूल में नहीं, जैसे आप बड़ी बड़ी कोचिंग में भी नहीं, मतलब कोचिंग मतलब ऐसे जो नए नए टीचर बनते हैं, व्हेन अ पर्सन बिकम न्यू टीचर, वो क्लास में आएगा, बोलेगा पहली बात तो ब्लेजर पहनेगा, टाई यहाँ तक होगी। अब मेरे को जनरली पता है, जो है पहले के टाइम होता था, अब तो चलो छोड़ो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस, नहीं आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया को लगता होगा ये टॉपिक मुश्किल, बट आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, मेरा ये वादा है आपसे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू गॉट इट, यू गॉट ऐसे करेंगे वो, बंदे को हार्ट अटैक आ जाए सडनली। बेटा तुम बताओ क्या पढ़ाया बेटा? अरे हाँ क्या पढ़ाया?
सर 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 फिर 15 मिनट का मोटिवेशन, ठीक है, 15 मिनट का मोटिवेशन, फिर मोटिवेशन के बाद वही, ठीक है, फिर अपनी स्टोरी थोड़ी देर। चलो, स्ट्रेन बेटा, स्ट्रेस के बाद आता है स्ट्रेन। आपने सुना स्ट्रेन? स्ट्रेन सुना? स्ट्रेन नहीं सुना? दाग अच्छे वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी को बोलते भाई स्ट्रेन आ गया, तेरे तेरे कपड़ा खराब हो गया, स्ट्रेन आ गया, दाग, अचार गिर जाए, स्ट्रेन बोलते हैं ना उसको, स्ट्रेन बोलते हैं ना, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब होता है दाग आना, डिस्ट्रॉय होना, खराब होना। एक आपने प्रचार देखा होगा, एड्स देखे होंगे कि भैया स्ट्रेन आ गए। तो जैसा स्ट्रेन होता है ना बेटा, वहीं से स्ट्रेन वर्ड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों, अगर हम किसी वायर को खींचेंगे बेटा, अगर किसी वायर को हम फोर्स लगा के खींचेंगे तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा। चेंज कितना है? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ को हम एल बोल रहे हैं। अरे सर नहीं समझ में आ रहा था। अरे बुद्धू देखो, किसी वायर का ओरिजिनल लेंथ है एल, किसी वायर का ओरिजिनल लेंथ है एल। अगर किसी वायर का ओरिजिनल लेंथ एल है बेटा, समझना, किसी वायर का ओरिजिनल लेंथ एल है और तुमने क्या किया, समझना, तुमने क्या किया, उसकी लेंथ को बढ़ा दिया बेटा, उसके लेंथ को डेल्टा एल से बढ़ा दिया फोर्स लगा के। तो कितना बढ़ा उसका? डेल्टा एल। तो यहाँ पर डेल्टा एल है इलोंगेशन बेटा, इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब समझिए, इलोंगेशन का मतलब है, ए यार एक मिनट, मैं डेल्टा एल को ठीक से लिखता हूं, देखो, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, या फिर सिंपल भी कह सकते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ भी कह सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? कि डेल्टा एल का क्या मतलब होगा? इंक्रीज इन लेंथ या फिर चेंज इन लेंथ। तो ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है? मान लो किसी का जो लेंथ चेंज हुआ है डेल्टा एल, तो कितना चेंज हुआ एज कंपेयर टू ओरिजिनल, इसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बेटा? ये स्ट्रेन कितना चेंज आया है एज कंपेयर टू ओरिजिनल, तो ये कंपैरिजन है बेटा। फिर अगर मान लो किसी की वॉल्यूम में चेंज आया, वॉल्यूम में, तो बोलेंगे डेल्टा वी अपॉन में वी, कितना वॉल्यूम में चेंज आया एज कंपेयर टू ओरिजिनल। तो ये जो बेटा, ये जो स्ट्रेन है ना, ये होता है बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब हो गया उसका लेंथ, डायमेंशन पता ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, ये सब। तो डायमेंशन का मतलब यहां पर है, मान लो लेंथ या वॉल्यूम कुछ भी, तो कितना चेंज हो रहा है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल चेंज मतलब, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है कि ओरिजिनल का ऊपर, सॉरी चेंज ऊपर, ओरिजिनल नीचे। अच्छा सबसे खास बात, इट इज द रेशियो इज चेंज इन साइज टू द ओरिजिनल साइज। ये फ्रैक्शनल चेंज को इंडिकेट करता है। पर ये वाली बात अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये सेकंड पॉइंट याद होना चाहिए कि चेंज इन साइज टू द ओरिजिनल साइज। और प्यारे बच्चों सबसे खास बात, स्ट्रेन हैज नो यूनिट और डायमेंशन भी नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि वो एल बाई एल है, एल से एल कट गया, वी बाई वी है, वी से वी कट गया। अरे ऊपर भी एल, नीचे भी एल, अरे यार, अरे यार क्या बच्चे पाले हैं मैंने। देखो ऊपर मीटर, नीचे मीटर, एम से एम कट गया, ऊपर वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो कट के आंसर वन होगा, वन। तो बोला जाता है कि ये छोटी छोटी बातें। अच्छा यहां पर मैं कुछ और बातें ऐड करता हूं, एक बार देखो। स्ट्रेन आसान लगा? इजी है। हेलो प्यारे बच्चों, अगर लेक्चर में मजा आ रहा है ना, तो मैंने आपके लिए एक बहुत गजब की प्लानिंग की है फ्री में। और सर्सन रीजन, एमसीक्यू, केस स्टडी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेली रात को। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करो कब तक चाहिए, और अपने स्कूल का नाम जरूर कमेंट करना, ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊं ना, तो आपके स्कूल के क्वेश्चंस को भी कराऊं, ताकि पेपर में आपको मजा आ जाए, क्योंकि स्कूल वाले क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो अपना नाम और स्कूल का नाम जरूर कमेंट करना, और किस दिन तक आपको पूरा सिलेबस मुझसे पढ़ना है जरूर कमेंट करना। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। सो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं आपको पीछे करवाऊं ताकि सारे बच्चे हमें कनेक्ट कर सके। देखो एक टॉपिक होता है स्ट्रेस, तो पहले एक बार हम ना स्ट्रेस को समझ लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस को समझते हैं। देखो जैसे मैंने कहा एक वायर है, और इस वायर को खींचने के लिए ना मैंने फोर्स लगाया एफ, और ये जो फोर्स लगा इतने एरिया पे लगा, मान लो एरिया यहां का ए है। तो स्ट्रेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो स्ट्रेस कहलाता है। अच्छा फिर प्यारे बच्चों अभी हम एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं, स्ट्रेन। कि यार ये स्ट्रेन किसे कहा जाएगा? स्ट्रेन तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है, सपोज करो ये वायर है, और इस वायर की लेंथ है एल। अभी इस वायर का लेंथ है एल, लेकिन मेरे फोर्स लगाने की वजह से, मेरे फोर्स लगाने की वजह से इसके लेंथ में चेंज आ गया। मान लो लेंथ में चेंज है डेल्टा एल, लेंथ एल था, अब फोर्स लगाने की वजह से लेंथ खिंच गया, चेंज आ गया डेल्टा एल। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कितना चेंज हुआ एज कंपेयर टू ओरिजिनल, चेंज इन कॉन्फिगरेशन एज कंपेयर टू ओरिजिनल, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम स्ट्रेन की बात करें, तो ये जो थोड़ा सा मैं टॉपिक लिख दूं फिर आपको समझ में आएगा। तो हमारा अगला टॉपिक होना चाहिए टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। कि ये जो स्ट्रेन है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके
बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। पहला क्या है कि अगर आपने किसी का लेंथ चेंज किया है, डेल्टा एल बाई एल, किसी का लेंथ चेंज किया एज कंपेयर टू ओरिजिनल, तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका नाम मैं लिख दूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल क्यों पड़ा होगा? क्योंकि यहां पर लेंथ की बात की जा रही है। लेकिन सपोज करो मैंने किसी का वॉल्यूम चेंज कर दिया, मान लो कि किसी का वॉल्यूम था V और मैंने उस पर फोर्स लगाया और ये छोटा हो गया, छोटा, तो चेंज कितना हुआ? चेंज, तो चेंज की बात करें वो डेल्टा V है बेटा। चेंज मतलब कितना चेंज हुआ। तो अगर मैं डेल्टा V बाई V लिखता हूं बेटा, तो ये मेरा कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये वॉल्यूम का स्ट्रेन है, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी सर आप ये कहना चाहते हो स्ट्रेन का मतलब कुछ नहीं होता, चेंज एज कंपेयर टू ओरिजिनल, चेंज एज कंपेयर टू ओरिजिनल। और वैसे एक होता है हमारे पास बेटा, लास्ट में हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, ठीक है ना। अब हमें ये समझना है कि ये शेयर स्ट्रेन होता क्या है। ये जो शेयर स्ट्रेन कहते किसे, तो इसको समझना भी बड़ा आसान है। सपोज करो प्यारे बच्चों कि मेरे पास, सपोज करो कि मेरे पास एक ऐसा एक किताब या कुछ रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा है, बॉक्स। सपोज करो एक बॉक्स यहां पे रखा हुआ है और ये बॉक्स को हमने ना फेविकॉल से चिपका दिया, फेविकॉल से नीचे चिपका दिया बॉक्स के नीचे वाले हिस्से को। लेकिन इसका जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो बॉक्स के ऊपर का हिस्सा है, बॉक्स के ऊपर का हिस्सा है वो ढीला है। ढीला मतलब हिल डुल सकता है, मतलब बॉक्स के बेस को हमने बढ़िया से चिपका दिया है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या है? ऐसा फोर्स जो इसके ऊपर के हिस्से को टच करे। तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स ऐसे लगाया, नीचे से जमा हुआ है। जैसे अगर मेरी बॉडी ऐसे है और नीचे मुझे फेविकॉल से कोई चिपका दे, कौन सा वाला फेविकॉल? करीना वाला, करीना थी ना वो जो बहुत फेमस हुआ था, चिपका ले सैया वाला। तो उसी फेविकॉल से अगर मुझे कोई चिपका दे और मुझे कोई गर्दन से धक्का दे, तो मैं ऐसे आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे पीछे का पीछे ही रह जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? मेरे पीछे का मतलब समझ गया ना मेरी बात? तो प्यारे बच्चों अब कहानी क्या है कि यहां पर ना कुछ एंगल बन गया। क्या बन गया है? एंगल। हमने कुछ एंगल क्रिएट कर दिया है, पहले कोई एंगल नहीं बन रहा था। तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ है प्यारे बच्चों, जो एंगल क्रिएट हुआ है उसी को हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं। तो शेयर स्ट्रेन इज बेसिकली एंगल। पर क्या इस एंगल को निकाला जा सकता है? हाँ। कैसे? अगर हम डिस्प्लेसमेंट को निकाल ले कि भैया ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल ले जो कि हमारा डेल्टा एक्स है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये डेल्टा एक्स है प्यारे बच्चों। और ये जो ओरिजिनल हाइट, ये जो हाइट है, हाइट, ये हाइट कुछ ना कुछ होगा, मान लो इसको एक्स बोला हमने कि हमारा जो हाइट था एक्स, अब वो इधर चला गया है डेल्टा एक्स। तो अगर मैं इस एंगल को निकालने जाऊंगा, अगर मैं शेयर स्ट्रेन को कैलकुलेट करने जाऊंगा, तो मेरा जो थीटा है ना वो डेल्टा एक्स बाई एक्स आएगा। तुम बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? देखो एंगल कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आप यहाँ पे टेन थीटा लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स होता है, तो शेयर स्ट्रेन का मतलब होता है थीटा। तो यहाँ पर एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। वो क्या कंक्लूजन निकलेगा कि भैया जो शेयर स्ट्रेन है, जो आपका शेयर स्ट्रेन है, जो शेयर स्ट्रेन है वो थीटा होता है। शेयर स्ट्रेन क्या होता है? थीटा। क्या बात है सर? तो सर आप कहना चाहते हैं शेयर स्ट्रेन थीटा होता है, और हम चाहे तो शेयर स्ट्रेन को, हम चाहे तो शेयर स्ट्रेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, जहां डेल्टा एक्स से कितना खिसका और एक्स से वो सीधा कितना खड़ा था। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हो कि प्यारे बच्चों हमने यहां पर जो फोर्स लगाया है वो फोर्स हमारा टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल का मतलब होता है प्यारे बच्चों फोर्स हमने ऐसे लगाया है। तो कई बार इसको प्यार से कई सारे टीचर कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहा जाता है इसको। तो कीप इन माइंड कि ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम पर्पज से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा स्ट्रेन के बारे में। अब मेरे प्यारे बच्चों प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अक्सर मैंने पर्सनली ये नोट किया है कि जब हम स्लाइड से पढ़ाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता, या फिर आप स्लाइड से पढ़ते हो, पीडीएफ से पढ़ते हो तो उतना अच्छा नहीं होता। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम चीजें आपको लिख के ही पढ़ाया करूं। लिख के पढ़ाने में मुझे भी मजा आता है और आपको भी मजा आएगा। बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, बच्चों को बता रहे, तो मुझे अंदर से फील ही नहीं आता। लेकिन आजकल का जमाना ऐसा, ट्रेंड ऐसा है कि अगर वो स्लाइड से नहीं पढ़ा रहा, पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा, तो वो बेवकूफ टीचर है, वो एडवांस नहीं है। लेकिन उसमें मजा नहीं आता। मेरे को तो ज्यादा अच्छा ऐसे लगता है कि हम बिना स्लाइड के प्यार प्यार से लिखे और आपको समझ में आने लग जाए। सो प्यारे बच्चों ये हमने छोटी सी बात करी आपसे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। आप 2 मिनट का टाइम लगा के जो भी आपने सीखा उन सब बातों को लिख लो। सो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब ना एक बड़ा शानदार टॉपिक होता है, ये टॉपिक 90% बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता। इस टॉपिक को समझने के लिए कई बार बच्चे जो है ना दूसरा जन्म लेते हैं, कहते इस जन्म में तो हुआ नहीं, नेक्स्ट टाइम। मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ये इलास्टिक लिमिट क्या है? एक बार में जिसको समझ में आ जाए, एक बार में जिसको समझ में आ जाए, समझ लेना वो परमात्मा का अवतार है, उसके अंदर स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। तो ये इलास्टिक लिमिट इतना टफ क्या है समझा रहा हूं। देखो इसके लिए मैं एक स्टोरी समझाता हूं। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ना एक स्प्रिंग को लिया गया, और स्प्रिंग से एक स्टोरी है, एक्सपेरिमेंट है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट, उस स्प्रिंग से ना ऐसे एक बॉक्स को लटकाया गया। बोला गया भैया ये 2 किलो का बॉक्स है। 2 किलो के बॉक्स को लटकाया, तो हुआ क्या
ये जो स्प्रिंग है ऐसे हो गया, ऑब्वियसली ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब 2 किलो के बॉक्स को हटा दिया गया, समझो, चलो 2 किलो छोड़ो, मैं फोर्स बोलता हूं, ज्यादा इजी लगेगा आपको। मैंने कहा कि यहां पर फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाया गया, फोर्स समझना। तो देखो स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है एल, स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है एल, फोर्स लगाने की वजह से स्प्रिंग नीचे आ गया बेटा, तो यहां तक स्प्रिंग आ जाता है क्योंकि इस पर फोर्स अभी लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। अच्छा, इस समझना ध्यान से। फिर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने इस फोर्स को हटा दिया, तो फोर्स को हमने हटा दिया तो स्प्रिंग स्प्रिंग दोबारा यहां पहुंच गया, दोबारा अपने ओरिजिनल कंडीशन पे पहुंच गया, क्योंकि हमने फोर्स को हटा दिया। तो फोर्स लगाया, खींच दिया, और जैसे ही हमने फोर्स को जीरो किया, जैसे ही हमने फोर्स को जीरो किया, स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। ओके जी, ठीक है जी। फिर हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे, हम ना बहुत सिंपल तरीका अपनाएंगे कि थोड़ा फोर्स को अपने बढ़ा देंगे। तो हमने जानबूझ के फोर्स को बढ़ा दिया, हमने फोर्स को ना इंक्रीज कर दिया, और फोर्स इंक्रीज करने के बाद जब अगली बार हमने फोर्स को जीरो किया, अगली बार हमने फोर्स को जीरो किया, तो हमारा स्प्रिंग थोड़ा सा लंबा हो चुका था, स्प्रिंग थोड़ा सा लंबा हो चुका था, फोर्स भले ही जीरो है। तो यहां पर क्या हुआ होगा ये सोचते हैं। देखिए पहले हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के उसको लंबा किया, और जैसे ही फोर्स को हटा दिया, स्प्रिंग ने अपने आप को रीगेन कर लिया, अपने ओरिजिनल लेंथ को पा लिया। लेकिन अगली बार जब हमने फोर्स को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, फोर्स को ज्यादा बढ़ाने के कारण स्प्रिंग डिस्ट्रॉय हो गया। स्प्रिंग अपने डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि स्प्रिंग में ना कुछ गड़बड़ हो गई। अब स्प्रिंग अगर हम फोर्स को हटा भी देंगे ना, तो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा, ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा। अरे आपने बचपन में ट्राई किया होगा, कई बार स्प्रिंग को हल्का सा खींचो तो वापस चला जाएगा, और ज्यादा खींच दो तो खेल ही खत्म, फिर लौट नहीं पाता स्प्रिंग। तो प्यारे बच्चों हो क्या रहा है, हम बोलेंगे स्प्रिंग को झेलने की लिमिट, स्प्रिंग की झेलने की लिमिट यहीं तक थी, यहीं तक झेल पा रहा था स्प्रिंग। स्प्रिंग इस फोर्स को झेल पा रहा है। सपोज करो इस फोर्स की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, इस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो हमारा जो स्प्रिंग है वो 10 न्यूटन को ही झेल सकता है, हमारा स्प्रिंग 10 न्यूटन को ही झेल सकता है, हमारा स्प्रिंग सिर्फ 10 न्यूटन को झेल सकता है। हमारा स्प्रिंग 11 न्यूटन के फोर्स को नहीं झेल पा रहा, हमारा स्प्रिंग 12 न्यूटन के फोर्स को नहीं झेल पा रहा, उसमें दिक्कत क्रिएट हो रही है। तो हम बोलेंगे जहां तक ये झेल पा रहा है, जहां तक ये झेल पा रहा है, यही इसकी लिमिट है। तो 10 न्यूटन इसकी लिमिट है बेटा, 10 न्यूटन क्या है इसकी लिमिट, तभी स्प्रिंग झेल पा रहा है और अपने आप को बर्बाद होने से बचा पा रहा है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है बेटा, तो इलास्टिक लिमिट होता है बेटा मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज द, ऐसे लिखेंगे, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी बियर। बियर की स्पेलिंग सही बेटा, यही वाला बियर होता है ना, झेलना, झेलना मतलब बियर करना। जैसे मूवीज आपने देखा होगा, लड़कियां कहती है आई कांट बियर एनी मोर, मैं ज्यादा सह नहीं सकती, है ना, तो वही वाली बात है। तो लड़के तो सीधा कहते हैं भाई मेरा तो हो गया, लड़के इंग्लिश नहीं झाड़ पाते बेचारे, मैंने अक्सर देखा है। तो इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी बियर, बिफोर विच कैन बी बियर, है ना, विच कैन बी बियर एंड पार्टिकल या फिर एंड स्प्रिंग कम्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। वो मैं लिख दूंगा अभी, मेरा आप समझ गए ना, आप लिखने वाली बात मैं लिख दूंगा, ये बस आप एक बार समझ लो। बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा है, देहाती डेफिनेशन, एग्जाम के लिए सफिशिएंट। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब स्ट्रेस अप टू विच, जहां तक बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप जहां तक रीगेन हो रहा है वही स्ट्रेस क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। अरे यार इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन है ये, इलास्टिक लिमिट। तो कौन कौन बच्चा अगली जन्म नहीं ले रहा इसको समझने के लिए, सभी, क्योंकि मैंने गजब समझा दिया बेटा। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि भैया मैक्सिमम कितना झेल सकता है, अगर हम देसी भाषा में बात करें तो। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास, बहुत ही सिंपल, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आनंद आएगा, आनंद। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये हुक्स लॉ क्या है। तो देखो हुक्स लॉ ना बड़े समझदार आदमी थे, ठीक है, मतलब हुक्स बहुत समझदार आदमी थे। इनका ये मानना था कि देखो यार अगर कोई स्प्रिंग है, एग्जांपल के तौर पे अगर कोई स्प्रिंग है, और इनका मानना था अगर आप यहां पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स मतलब एक प्रकार से स्ट्रेस, अगर आप किसी वायर में स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस लगाने की वजह से इसका लेंथ चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटा, लेंथ, डेल्टा एल आएगा। बोलो सही बोल रहे गलत बोल रहे, ऑब्वियसली यार स्प्रिंग को खींचूंगा तो इसका लेंथ चेंज होगा, और लेंथ चेंज होने का मतलब है कि स्ट्रेन, क्या मतलब है, स्ट्रेन। तो हुक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, हुक साहब ने बोला देखो यार बात ऐसी है, इन्होंने कहा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट,
अरे सर ये इलास्टिक लिमिट की बात क्यों कर रहे हो? भैया अगर हम इलास्टिक लिमिट की बात नहीं करेंगे तुम तो स्प्रिंग को तोड़ ही दोगे। तुम बोले अच्छा एक्सपेरिमेंट करना है, तुम लैब में गए, सर ने कहा बेटा आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब तुम स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हो, स्प्रिंग टूट गया, तो सर तुम्हें पहले कह देंगे बेटा लिमिट में करियो, स्प्रिंग टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया विद इन द इलास्टिक लिमिट, हमें लिमिट में रहना है। और इलास्टिक लिमिट में तुम्हें समझा चुका हूं कि स्प्रिंग खराब ना हो जाए। तो जब हम लिमिट के अंदर, जब लिमिट के अंदर विद इन द इलास्टिक लिमिट, इन्होंने कहा कि भैया जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होगा, यानी विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर आप स्ट्रेस दोगे तो स्ट्रेन भी आएगा। क्या बात बोली सर, ये तो बहुत गजब और बहुत लॉजिकल बात बोली कि अगर हम स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस मतलब फोर्स और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, तो भैया स्ट्रेस दोगे, फोर्स दोगे तो लेंथ या वॉल्यूम कुछ तो चेंज होगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी यही हुक्स लॉ है जी, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यही इसकी डेफिनेशन है एक्चुअली। अब प्यारे बच्चों लोगों ने कहा ठीक है जी अब क्या किया जाए, तो आगे कहानियां बनाई गई। क्या कहानियां बनाई गई मित्रों? बोला गया काम करते हैं, ये स्ट्रेस है इक्वल टू, बस ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे जी, यहां पर कांस्टेंट को बोला गया ई टाइम्स स्ट्रेन। अब तुम बोलोगे ये ई क्या है सर? तो बेटा ये ना जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम ई बोलते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटा, यहां पर ई आ गया। ई का एक नाम रखा गया, बड़ा प्यारा सा नाम, बहुत ही सुंदर सा नाम। बोला गया भैया इसका नाम होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बोला गया जी हम तो इसका नाम रखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने कहा अच्छा जी आप इसका नाम रखोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई, तो यहां से अगर मैं ई को निकालना चाहूं तो मेरा ई निकलेगा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। क्या बात है जी। तो कोई आपसे बोले भैया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो आप बोलोगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। पढ़ना आता है किसी को? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको रेशियो बोलते हैं, रेशियो। तो अगर ई की बात करें तो रेशियो है बेटा, ये रेशियो है, रेशियो है ये। ई इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और ई क्या है बेटा? ई हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर आया है। कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो हम आगे बातें करेंगे। आगे हम बातें करेंगे, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप थोड़ा समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए कि चल क्या रहा है, हुक्स लॉ क्या है, फिर डिटेल में हम बातें करने जा रहे हैं। सो अब मैं आपको समझाता हूं कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा देखो ई होता है सर स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। सर हमें कोई दर्द नहीं हो रहा, हमें समझ में आ गया। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है ई के बारे में, ई का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो ये जो ई की वैल्यू है स्टील के लिए अलग होगी, समझना ध्यान से, स्टील के लिए अलग होगा। ई की वैल्यू कॉपर के लिए अलग होगा, ई की वैल्यू रबर के लिए अलग होगा। सर ये क्या बात है? हाँ एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, सबके लिए नहीं। मैं भी समझाऊंगा, डिटेल नोटेशन होता लिखा है कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, अ मतलब एक एक मटेरियल के लिए। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ई के बारे में और डिटेल में, पर समझो ई के लिए स्टील के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, रबर के लिए अलग होगा, सबके लिए वैल्यू अलग होगी। लेकिन मैं आपको कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैं कहता हूं कि एक छोटा सा लोहा है, छोटा सा लोहा, और एक बहुत बड़ा सा लोहा है, लोहा आयरन। ये छोटा सा लोहा, ये बड़ा सा लोहा, तो इन दोनों के लिए ही ई की वैल्यू क्या होगी? सेम, क्योंकि दोनों क्या है? लोहे। तो कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, चाहे मटेरियल छोटा हो या बड़ा हो, यानी लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब मेरी बात को समझना, धीरे धीरे ये सब बातें आपको खुद से भी लिखनी है, पर अभी हम ई की बात करते हैं। तो ई होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और जैसा मैंने बताया ई हर मटेरियल का अलग अलग होगा, और लेकिन एक मटेरियल के लिए छोटा हो या बड़ा हो कांस्टेंट रहेगा। अब पहले बच्चों यहां पर सबसे खास बात क्या है जो हमें समझना है? सबसे खास बात यह है सुंदर बच्चों, और बहुत ही गजब की बात यह है कि जो हमारा ई है, समझना, ये जो हमारा ई है ये अलग अलग रूप ले लेगा, अलग अलग रूप। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? अलग अलग रूप कैसे ले लेगा? मैं समझा रहा हूं। देखो कई बार इस ई की जगह पर हम गामा लिख दिया करेंगे, गामा हम ऐसे लिखेंगे गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो तुम्हें लगेगा अरे बोल क्या दिया भाई, गामा, ये गामा क्या होता है? सर हिंदी में लिख दो ताकि हमें याद रहे, गामा। जैसे पहले क्या था, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, हमने यहां लिख दिया भैया गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ई के अलग अलग बेटे हैं बेटा, अलग अलग खानदान, या ई के अलग अलग भाई है। एक बार इसको लिखा करेंगे वैसे बी, ठीक है ना, बीटा करके, और बोलेंगे भैया ये भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो तुम एकदम से डर जाओगे, तुम बोलोगे भाई पागल हो गया क्या मास्टर, मास्टर का मुंह सूंघो आज। एक बार इसको ऐसे लिख देंगे नीटा। सर क्या बोल रहे हो? गामा बीटा, बीटा इसको भी हिंदी में लिखो बीटा। सर ये नीटा, ये क्या कर रहे हो सर? नीटा, गामा बीटा नीटा, ये क्या चल रहा है सर? ये चल क्या रहा है सर? सर मैं साइंस छोड़ दूंगा सर। देखो तो हमें ये समझना है प्यारे बच्चों, ये जो हम ई पढ़ रहे हैं इसे ई का अलग अलग रूप क्यों आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्लियरली बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे खूब अच्छे से कि ई का अलग अलग रूप क्यों आ रहा है। देखिए तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। देखो स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन में एरिया होता है,
कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन में एरिया। लेकिन प्यारे बच्चों स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन ये डेल्टा एल बाई एल होता है कि नहीं होता? होता है। तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, तो जब हम डेल्टा एल बाई एल, जब लेंथ की बात करेंगे, लेंथ की, तो हम यूज करेंगे गामा। यानी गामा एक फिक्स हो गया कि जब भी किसी का लेंथ चेंज हो रहा होगा, लेंथ, तो वहां पर हम गामा नाम के इलास्टिसिटी की बात करेंगे, इलास्टिसिटी की। और सर 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 फिर तो सर मुझे पिक्चर समझ में आ गया सर मुझे पिक्चर समझ में आ गया। स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, अगर कभी किसी का वॉल्यूम चेंज हो, अगर किसी का वॉल्यूम चेंज हो सर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा, बीटा बोला करेंगे, बीटा। यानी सर आप ये कह रहे हो ई का मतलब होता है स्ट्रेस, ई का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, लेकिन अलग अलग स्ट्रेन के लिए ई के अलग अलग रूप होंगे। ओ हो सर फिर तो ये वाला वो हो गया सर ये तो वो हो गया सर कि फोर्स अपॉन में एरिया और ये जगह थीटा, याद है थीटा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, याद है किसी को? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में एंगल थीटा। ओहो सर क्या बात है सर, समझ में आ गया कि ई जो है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, पर तीन तरह के स्ट्रेन पढ़े थे हमने, लेंथ वाला, वॉल्यूम वाला और एंगल वाला। तो अब इनका नाम भी रखा गया उसी हिसाब से, इसको बोला गया यंग्स मॉडुलस। हो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओ हो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बात है सर। फिर इसको बोला गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बात है जी। इसको क्या बोला जाएगा बताओ? शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, क्योंकि यहां पर शियर वाली बात है। इसको बल्क मॉडुलस क्यों बोला है? बल्क, क्योंकि वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम मतलब बल्क होता है बेटा, वॉल्यूम, पूरे बल्क की बात की जा रही है। यानी सर सच में सर आपने बोला था ना लिख लिख के पढ़ाने पे समझ में आता है। सर जब आप लिख रहे हो तो ज्यादा समझ में आ रहा है, ऐसा ही होता है बेटा। और यही अगर मैं उससे पढ़ा रहा होता स्लाइड से, तो ये ऑलरेडी लिखा होता है, मैं बोल रहा होता देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल बाय एल। लेकिन वो ट्रेंड चल रहा है, फिर हम जीवन में पीछे रह जाएंगे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा हम भी ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं। बट आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। सो प्यारे बच्चों, हमने थियोरीज को समझा, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। आपको ये बताया मैंने, जब भी कोई लेंथ की बात करें तो हम यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करें हम बल्क मॉडुलस का बात करते हैं, और यही दोनों फेमस है। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको इस ग्राफ के बाद चीज़ों को समझाऊंगा और अच्छे से, पर फिर भी मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी सी बात आपसे कर लो। जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला कि यार किसी का यंग्स मॉडुलस 40 है और किसी का यंग्स मॉडुलस 10 है, तो ये हमें क्या फील देता है? देखो आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि यंग्स मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन है, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, डेल्टा एल अपॉन में जो एल है उसको ऊपर डाल दो, हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि नीचे वाला एल जो है ऊपर भाग जाएगा बेटा, डेल्टा एल अपॉन में एल। तो यहां से ना हम ये फील लेंगे कि अगर किसी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, किसी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, तो उसका जो लेंथ में चेंज है वो कम आएगा। देखो यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब है कि लेंथ में जो चेंज है डेल्टा एल, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज कम आएगा, क्योंकि आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं कहूं कि इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, तो इसके लेंथ में चेंज करना कठिन है, इसको खींचना कठिन है। जैसे स्टील की बात करते हैं, स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है। अगर ये स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो आप स्टील के लेंथ को चेंज नहीं कर पाओगे, स्टील को खींचने के लिए पूरी जान लगानी पड़ेगी। रबर का यंग्स मॉडुलस कम होता है, रबर का यंग्स मॉडुलस कम है, इसका मतलब क्या बताओ? अगर किसी का यंग्स मॉडुलस कम है तो उसका डेल्टा एल क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी यंग्स मॉडुलस एक प्रकार से मजबूती का प्रतीक है। जैसे मैंने कहा बल्क मॉडुलस, ये वॉल्यूम का होता है, बताइए, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम। किसी का बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम चेंज कम होगा, यानी जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है उसको आप दबा नहीं पाओगे। मैंने कहा कि एक स्टील का बॉल है, स्टील का स्फीयर है, स्टील का बॉल है, उसको दबाना नहीं दबा पाओगे, लेकिन वही रबर का बॉल है तो दबा दोगे। यानी किसी का बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो ज्यादा ताकतवर होगा। तो यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस से हमें आइडिया लगता है कि कौन कितना मजबूत है और कौन कितना मजबूत नहीं है। तो फिलहाल अभी और भी हम बातें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ पे आ गए। अब ये एनसीईआरटी का ऐसा ग्राफ है जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमें लेना है। सपोज करो हम एक स्प्रिंग को खींच रहे हैं, और स्प्रिंग को हम खींच रहे, तो जैसे हम छोड़ेंगे वो वापस लौट जाएगा। स्प्रिंग को हमने खींचा और छोड़ते ही वापस लौट गया, क्योंकि हमने लिमिट में खींचा। किसमें खींचा? लिमिट में। तो यहां पर एक ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। स्ट्रेन कि जब हम स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेस यानी फोर्स लगाएंगे, तो लेंथ भी चेंज होगा, स्ट्रेन भी आएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। ये हमें क्या सजेस्ट करता है? सजेस्ट करता है कि स्टार्टिंग में जो ग्राफ है, आप फील करना जो मैं बना रहा हूं, देखो ब्लू वाला, देखो ब्लू वाला, स्टार्टिंग में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को, पॉइंट ए तक ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने का मतलब यह है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी यहां तक आपका हुक्स लॉ वैलिड है। यानी आप स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है जी। और अगर आपने स्ट्रेस हटा दिया, जैसे आपने स्ट्रेस दिया तो स्ट्रेन आया,
और आपने स्ट्रेस हटा दिया तो स्ट्रेन भी गायब हो जाएगा, मतलब खींचा छोड़ दिया वापस। तो स्ट्रेट लाइन बताता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन आ गया। समझना ध्यान से कि अगर आपने स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन आ गया, मतलब आपने फोर्स लगाया तो लेंथ चेंज हो गया। और जैसे आप इसको जीरो कर दोगे ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जैसी फोर्स को जीरो कर दोगे स्ट्रेन भी वापस हो जाएगा, जो लेंथ चेंज हुआ तो वापस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम हुक्स लॉ। तो जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए, इसका नाम रखा गया है प्रोपोर्शनल लिमिट। पढ़िएगा इसको। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि यहां पर अभी हुक्स लॉ की प्रोपोर्शनलिटी चल रही है कि स्ट्रेस स्ट्रेन आपस में डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपने स्ट्रेस लगाना छोड़ दिया, फोर्स लगाना छोड़ दिया तो स्ट्रेन भी छूट जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे हल्का सा पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक देखोगे ना, बी तक जाना है हमें, बी तक जाओगे तो थोड़ा सा बात गड़बड़ होने लग जाएगा, ग्राफ हल्का सा टेढ़ा होने जाएगा। हल्का सा टेढ़ा होता है, हल्का सा। पॉइंट बी पर हम जहां जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ हल्का सा टेढ़ा होने लग गया है, यानी हमने हल्का सा फोर्स बढ़ाया है। फोर्स बढ़ाने का मतलब हम हल्का सा गड़बड़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना भी लेट नहीं हुआ है। यानी इसको एक प्रकार से हम इलास्टिक लिमिट कह सकते हैं, यील्ड पॉइंट, यानी एक प्रकार से आप इसको इलास्टिक लिमिट कह सकते हो। ये जो पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी बेटा, तो पॉइंट बी को कह सकते हो कि भैया अब हमें फील हो गया है, अब हमें फील हो गया है कि गड़बड़ हो सकता है। मेरी बात नहीं समझे? पॉइंट बी पर हमारा ग्राफ जो है हल्का सा यहां से यहां टेढ़ा हो गया, तो हमें अंदर से फील आने लगा है कि ग्राफ टेढ़ा हो रहा है, मतलब कहीं हम लिमिट क्रॉस तो नहीं करने वाले। तो अभी हम लिमिट में ही है पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो हम बोले रुक जा रुक जा रुक जा। तो दैट इज व्हाट हम अभी यील्ड पॉइंट बोलते हैं इसको, यील्ड पॉइंट, या इसको इलास्टिक लिमिट बोला जाएगा। अब इलास्टिक लिमिट को अगर हम पार कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ काफी ज्यादा टेढ़ा हो गया है। अगर आप पॉइंट सी तक आ गए हैं तो ग्राफ काफी टेढ़ा हो गया है। यानी अगर आप एक बार इलास्टिक लिमिट को पार कर गए, इलास्टिक लिमिट को पार करते ही अब उसमें फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएगा, परमानेंट सेट, परमानेंटली वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, क्योंकि आपने लिमिट को पार कर दिया, वो परमानेंट खराब होने लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पॉइंट सी पर आके हमें मिलता है परमानेंट सेट। पॉइंट सी पर हमें स्ट्रेन मिल जाता है, स्ट्रेन ये रहा, काफी कम स्ट्रेन मिलता है, 1% से कम, थोड़ा सा 1% से कम, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें स्ट्रेन मिल जाएगा, परमानेंट सेट मिल जाएगा। परमानेंट सेट का मतलब है कि परमानेंटली वो खराब हो गया है। आपने जैसे लिमिट पार किया, परमानेंटली क्या हो गया? वो आपने लिमिट पार किया, परमानेंटली आपका स्प्रिंग खराब हो गया। अब अगर आपने और फोर्स को बढ़ाया, अगर आपने सोचा कि मैं और फोर्स को बढ़ा दूंगा, अगर प्यारे बच्चों आपने और फोर्स को बढ़ाया तो इसमें बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। क्या बोला मैंने? बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप फोर्स को बढ़ाते 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 आप स्ट्रेन को बढ़ाए जा रहे हो। किसको बढ़ाए जा रहे हो? स्ट्रेन, यानी उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। लेंथ चेंज होते 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 लेंथ चेंज होते 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 आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हो कि ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। ये प्लास्टिक रीजन होता है, ये जो जगह इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। यहां पर ये प्लास्टिक बिहेवियर की तरह शो करेगा। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब है कि अपने शेप को थोड़ा बहुत भी खींच नहीं पाएगा, अपने शेप को थोड़ा बहुत भी रीगेन नहीं कर पाएगा। ये आटे की तरह हो गया। अगर आटे की हमने मूंछ बना ली तो वो मूंछ बनी रह जाएगी। बात समझ पा रहे हो? जैसे आटे की मूंछ बनाते हैं बच्चे, तो वो मूंछ वैसी की वैसी रह जाएगी, दोबारा आटा नहीं बन पाएगा। यानी ये प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेटा ये प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। अब प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट होते होते पॉइंट डी पर हमें दिक्कत होती है। पॉइंट डी पर क्या है बेटा? देखो, जब हम एक बहुत पॉइंट डी पर हम पहुंच गए, हमने काफी अच्छा खासा स्ट्रेस लगा दिया है। अब पॉइंट डी के बाद अगर हम स्ट्रेस थोड़ा बहुत भी लगाएंगे या स्ट्रेस हम नहीं भी लगाएंगे, मतलब मान लो ऐसे समझो कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से हमने 10 किलो लगाया, कोई कुछ नहीं हुआ, और स्प्रिंग से 10 किलो लगाया, कुछ नहीं हुआ। एकदम से हमने स्प्रिंग से 500 किलो लगा दिया, 500 केजी। 500 केजी लगाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि स्प्रिंग टूटने लगा, टूटने लगा, टूट रहा है। तो आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि काम करता हूं मैं 500 केजी को हटा देता हूं, लेकिन स्प्रिंग तब भी टूट जाएगी। आप लोगों ने मूवीज में देखा ना? मूवीज में नहीं देखा क्या? मूवीज में देखो, मूवीज में क्या होता है, रस्सी से ना 2-3 लोग लटके होते हैं, तो रस्सी धीरे धीरे चरचर बोल रही होती है, पतली हो रही होती है, टूट रही होती है, खुल रही होती है रस्सी, तो लात मार के एक को नीचे गिरा देता है, तब भी रस्सी ऐसे टूट रही होती है, चर कर रही होती है, तो दूसरे को लात मार के गिरा देता है, तब भी रस्सी चर कर रही होती है, और फाइनली रस्सी टूट जाती है। यानी अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स एक बार में दे दिया और आप ये सोचोगे कि अब मैं फोर्स कम कर देता हूं, बच जाऊंगा, नहीं बचने वाले। मेरी बात नहीं समझे? तो सेम यहां पर होता है बेटा कि हम यहां तक आते आते काफी ज्यादा फोर्स दे देते हैं। अगर हम फोर्स अब कम भी कर देंगे तब भी हम टूट जाएंगे, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। क्या जाएगा? तो अब यहां देखोगे डी से ई तक फोर्स कम हो रहा है, डी से ई तक ग्राफ में हम फोर्स को कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा स्प्रिंग या रस्सी टूट गया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ज्यादा ही फोर्स लगा दिया था। मेरी बात नहीं समझे? जैसे आप फील नहीं कर पा रहे, इसको फील करना। जैसे मान लो कोई किसी लड़ाई हो गई, उसने बहुत सारे मुक्के मार दिए, अब उसको दूध पिला रहा है, ठीक थोड़ी हो जाएगा? मरना होगा तो मर जाएगा। बात ही समझे मेरी बात? कि खूब बेइज्जती कर दी, खूब बेइज्जती कर दी, फिर थोड़ी सी तारीफ कर दी, कुछ नहीं होता। अब तो जो होना है वो हो गया, वही वाली बात है बेटा। तो अगर हम इस एग्जाम में ना, एक बार क्वेश्चन आया, मैं पढ़ाता हूं, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ाता इस पॉइंट के बारे में। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में घूम के, पता क्या क्वेश्चन आया कि पॉइंट डी पे फोर्स ज्यादा था, समझ में आता है, लेकिन पॉइंट ई पर तो फोर्स कम हो गया, फिर रस्सी क्यों टूट गई? तुम बोलोगे अरे बात तो सही है, फोर्स कम हो गया, रस्सी क्यों टूट गई? तो आप बताओगे, आप बोलोगे उसको बिकॉज सडनली इफ वी इंक्रीज, अगर हम ये बोलेंगे ना कि अगर हमने डी पर बहुत ज्यादा फोर्स दे रखा था, स्टिल इट इज नॉट एबल टू रीगेन इट शेप, वो शेप को रीगेन करने लायक बचा ही नहीं है, तो टूट ही जाएगा।
तो बेटा इससे हमने क्या क्या सीखा, प्रोपोर्शनल लिमिट किसे कहते हैं, यील्ड पॉइंट किसे कहते हैं, यील्ड पॉइंट को ही इलास्टिक लिमिट कहा जाता है, और हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है बताओ, विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन द इलास्टिक लिमिट मतलब बी पॉइंट से लेके ओ पॉइंट तक, जीरो से लेके बी तक हर जगह हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन द इलास्टिक लिमिट। और बेटा पॉइंट बी के बाद सी पर हमें मिलेगा परमानेंट सेट। परमानेंट सेट का मतलब है डिफेक्ट आ गया, और परमानेंट सेट को पार करेंगे तो प्लास्टिक जैसा हो जाएगा, और एंड पे जाके क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आई होप कोई दिक्कत ना हो, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ में प्यारे बच्चों जो पॉइंट डी है ना, ये पॉइंट डी, इसका एक नाम और मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब इसके बाद ये बिल्कुल टेंसाइल हो जाएगा। टेंसाइल मतलब इसकी लेंथ ऐसी बढ़ती रहेगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका नाम रखा गया है। अब ये दो ग्राफ है जिसको समझना है। देखो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो मटेरियल है ये आगे जा रहा है, फिर खींचता हुआ खींचता हुआ खींचता हुआ फाइनली ब्रेक हो गया। मतलब इसका जो प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक बिहेवियर, ये प्लास्टिक की तरफ, मतलब जो प्लास्टिक है प्लास्टिक की तरफ बिहेव कर रहा है काफी देर तक। इस वाले को देखो, गया टूट गया, लास्ट में फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो ये मटेरियल जल्दी टूट गया। मतलब मैं अगर इसको ऐसे खींच रहा हूं टूट गया। इसको मैं खींच रहा हूं, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता 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 खींचता, और बहुत देर बाद ये टूटा। तो बेटा जो जल्दी टूट जाते हैं उनको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल पढ़ा होगा आपने बचपन में, ब्रिटल, जिनको आसानी से तोड़ दिया जाता है ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल। और जो आसानी से नहीं टूटते, बहुत देर तक खींचे चले जाते हैं, इन्हें बोलते हैं डक्टाइल। जैसे गोल्ड, बट बेटा गोल्ड क्या होता है, गोल्ड डक्टाइल होता है। गोल्ड को पीट पीट के, मार मार के उसको लंबा करते हैं, चौड़ा करते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी तो झुमकियां बनाई जाती है, नाक के बनाए जाते हैं, कैसे मार मार के, पीट पीट के, बेरहमी से। तो रीजन क्या बेटा, रीजन की डक्टाइल। तो हमें ग्राफ से ये समझना है, समझ पा रहे हो? हमें ग्राफ से क्या समझना है, कौन डक्टाइल है और कौन ब्रिटल है। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो हुक्स लॉ को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते। जैसे देखो हुक्स लॉ को फॉलो करने के लिए ना कंडीशन है, समझना, अगर आप चाहते हैं कि आप हुक्स लॉ को फॉलो करो तो कम से कम थोड़ा तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो बेटा हुक्स लॉ तभी वैलिड है जब तक स्ट्रेट लाइन रहे, कम से कम थोड़ा बहुत मुड़ जाए तो हम बोल सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पर हुक्स लॉ तभी वैलिड है जब स्ट्रेट लाइन हो। यहां तो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहां बिल्कुल भी हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं हम इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स बेटा, ठीक है। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं बेटा, जो हुक्स लॉ को फॉलो ना करे, और इनका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व अलग ही होता है। इलास्टोमर्स में क्या होता है, आप हल्का सा भी खींचोगे तो बहुत खींच जाएगा। इलास्टोमर्स बचपन में आपने बहुत यूज किया है, जैसे नोट, मोटी मोटी नोट की जो गड्डी होती है उसमें इलास्टोमर्स लगाए जाते हैं, रबर रबर इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, दे कैन बी स्ट्रेच्ड टू अ लार्जर स्ट्रेन। इसके अंदर हम लार्ज स्ट्रेन को पैदा कर सकते हैं इलास्टोमर्स के अंदर। क्या बात को आप समझ पा रहे हो? आप नोट कर लो ये सारी बातें। सो प्यारे बच्चों, हम सॉलिड्स पढ़ रहे थे, और सॉलिड्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है। हम काफी सारे टॉपिक गहराई में पढ़ चुके हैं, अब हमें छोटे मोटे 2-4 टॉपिक पढ़ना है और क्वेश्चंस करने हैं, फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा। तो अगर मैं आपको टॉपिक्स पहले पढ़ाता हूं, फिर क्वेश्चंस अलग से कराएंगे। टॉपिक में एक हमारा बहुत सिंपल टॉपिक होता है कि समझना बड़े ध्यान से। टॉपिक का नाम है एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। देखो इसके पीछे का स्टोरी क्या है बेटा, कि जब एक वायर होता है ना हमारे पास, जैसे सपोज करो ये एक वायर है, और जब इस वायर पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब मैं इस वायर को खींच रहा हूं तो मैं थक जाऊंगा, खींचने में मेरी एनर्जी थोड़ी सी मुझे कम फील होगी। जैसे मैं खींच रहा हूं, खींचते खींचते मैं थक गया तो मेरी एनर्जी कहां गई, तो मेरी एनर्जी यहां पर स्टोर हो जाएगा, मेरी एनर्जी यहां पर वर्क में स्टोर हो जाएगा, जो मैंने काम किया है उसमें मेरी एनर्जी यूज हो गई। ऐसा हम कह सकते हैं कि जब मैं इस वायर को ऐसे खींचूंगा तो भाई मैं थक गया तो मेरी एनर्जी कहां गई, तो मेरी एनर्जी इस वर्क में चला गया। तो यहां पर जो वर्क होगा, उस वर्क में ही मेरी एनर्जी हो जाएगी। मतलब जितना भी मैं वर्क करूंगा वही मेरे एनर्जी होगा। तो बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। जब एक वायर को हम खींचते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब प्यारे बच्चों, तो इसको हम निकालेंगे कैसे? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर ले जाता है एवरेज फोर्स। अब तुम बोलोगे ये एवरेज फोर्स क्या होता है, मैं समझाऊंगा। इसको खुलेआम लिख लेना ऐसे खोल के, मतलब एवरेज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट यहां पर है डेल्टा एल, तो एवरेज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा, और उसी को हम एनर्जी बोलेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है प्यारे बच्चों, कि W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स। अब एवरेज फोर्स क्या होता है, देखो एवरेज का मतलब होता है कि इनिशियल क्या था प्लस फाइनल कितना है अपॉन में 2।
तो भैया यहाँ पर इनिशियली कोई फोर्स नहीं था, तो हमारा इनिशियल फोर्स 0 है, और जो फाइनल में हमने लगाया है, फाइनल वाला फोर्स हमारा F है अपॉन में 2। तो एवरेज लेने का ही तरीका होता है बेटा। तो यहाँ पर एवरेज फोर्स लिया जाता है। अब यहाँ पर एवरेज फोर्स क्यों लिया जाता है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हर वक्त फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, और जब हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन हो तो हम एवरेज लेते हैं। जैसे क्लासरूम में जो बच्चे हैं 12 साल के, 13 साल के, 11 साल के, 14 साल के, 17 साल के, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्रिंसिपल मैम एक अंदाजा लगाएगी किस क्लास में ना 15 साल के बच्चे हैं ऑन एन एवरेज, सबका एवरेज ले लेगी एवरेज, कि मान लेते हैं कि हाँ सबकी एज ऑलमोस्ट 15 साल है। क्यों? किसी की 16 एज है, किसी की 17 है, किसी की 14 है, किसी की 13 है। तो मैम ने कहा कि हम चलो एवरेज मान लेते हैं कि सब बच्चे 15 साल के। तो एवरेज लिया जाता है बेटा जब हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हो। जब इस वायर को हम खींचेंगे तो इसकी फोर्स अलग आएगी, कभी फोर्स 10 न्यूटन, कभी 6 न्यूटन, कभी 12 न्यूटन, कभी 8 न्यूटन, तो फोर्स की अलग अलग वैल्यू होगी, तो हम एवरेज लेते हैं। तो एवरेज लेने का तरीका यहाँ पर है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2। तो इनिशियल फोर्स की वैल्यू 0 है बेटा, फाइनल F है अपॉन में 2। अब प्यारे बच्चों, तो वर्क डन एवरेज फोर्स हमारा हो गया 0 प्लस F अपॉन में 2। तो बेटा ये हमारा एवरेज फोर्स हो गया, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो यही बेटा हमारा वर्क है। तो वर्क डन आ गया हमारा 1/2 F इनटू में डेल्टा L। और बेटा इसी को हम क्या बोल देंगे बाद में, इसी को बोल देंगे भैया यही हमारा एनर्जी है। जो भी हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो एज ए एनर्जी स्टोर हो गया। हम कहेंगे दिस वर्क स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो भी हमने वर्क किया है ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। आज 7 तारीख है, कल पेपर है। ओ माय गॉड, अच्छी बात। कौन सा स्कूल में आता हूँ बताओ, स्कूल के बाहर आऊंगा तुम्हें बोलने के लिए बेटा फेल मुबारक हो। मजाक कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। दिस वर्क स्टोर्ड एज अ, देखो मैं आपको एक सही में रियलिटी बोल रहा हूँ, 11th क्लास में हमें सिर्फ पास होना होता है। आप ये मत सोचो कि आप 11th क्लास में 70 में से 70 ले आओगे। ओनली लर्निंग 11th क्लास सीखना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं और 12th में जाना है और 12th में बनना है टॉपर। लेकिन 11th क्लास में अगर आप इस उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हो कि आपके 70 में से 70 आएंगे तो वो नहीं आने वाले। 9th और 11th एक जैसा होता है। तो 9th में जो तुम्हारा हाल था ना, एकदम मुझे पता है 9th बच्चों का हाल बहुत बेकार होता है, सेम हाल आपका 11th में होने वाला है। जब आप फर्स्ट टर्म का एग्जाम देंगे या मिड टर्म का एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा यार 70 में से मेरे 41 आ रहे, 70 में से मेरे 40 आ रहे, अरे मैं तो फेल हो गया। अगर फेल हुए तो आप बहुत बेकार हो। देखो भाई बेकार इन द सेंस आपने मेहनत नहीं की है, और लेकिन आप 40 ला रहे हो तो यू आर एट गुड प्लेस, आप ठीक हो। 40 इज गुड मार्क्स, 45 इज गुड मार्क्स। वैसे मेरे तो 67, 68, 69 आते थे, मेरे 70 में से 70 आते थे। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते थे बेटा अपने टाइम पे ना, बहुत ज्यादा। मतलब हमारा एक ही काम होता था, जॉब करना, पढ़ाई करना, 2 ही काम और कुछ भी नहीं। जॉब, स्कूल, पढ़ाई, 3 काम हम करते थे, ठीक है ना। हमारे टाइम पर ट्यूशन फीस भरने के लिए हम खुद काम करते थे बेटा। ट्यूशन फीस या फिर कोई भी छोटा मोटा खर्चा अपना उठाने के लिए, स्कूल की किताबें हो गई या कॉपी पेन खरीदने के लिए हम खुद ही काम करते थे अपने टाइम पे। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम समुद्र पार करके पढ़ने जाते थे, ये सब नहीं था मेरे टाइम पे, ठीक है। दिस वर्क स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा इसको यू बोल देंगे, यू इज इक्वल टू हाफ F इनटू डेल्टा L। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, जब उनका पेपर आता है तो अपना रेगुलर सिलेबस छोड़ देते हैं। जैसे अगर मान लो अभी पेपर में 8 चैप्टर आ रहे हैं और मैं 9वां चैप्टर करा रहा हूं, तो बच्चे 9वां छोड़ देंगे, तो ये बैकलॉग बन जाता है। कभी भी पेपर के चक्कर में करंट सिलेबस नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा मेन टारगेट फाइनल एग्जाम ही होता है। अब देखो, अब प्यारे बच्चों ये जो एनर्जी है इसको यू बोल दिया हमने। अब यहां पर एक गजब की बात को आपको समझना है जो आपको बहुत मजे दिलाएगा। गजब की बात क्या है कि इस फॉर्मूले को हम रिलेट करेंगे, एक टॉपिक बता रहा हूं आपको। जैसे आपने यंग्स मॉडुलस पढ़ा हो, यंग्स मॉडुलस, तो वो था फोर्स अपॉन में एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, जो ऊपर चला जाता है। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऊपर चला जाता है बेटा। तो आपको एक बात समझनी है, क्या समझनी है प्यारे बच्चों, कि यहां पर फोर्स इंटू डेल्टा एल है। अब मैं एक बहुत ही गजब का दिमाग यहां लगाने वाला हूं। क्या दिमाग लगाने वाला हूं, इस चीज को समझना। देखो ध्यान से, मैं यहां पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा, समझना ध्यान से। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मेरे बच्चों क्या मतलब होता है कि ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है ना, इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यानी कि एरिया इंटू लेंथ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम का मतलब क्या है बता दूं मैं आपको। देखो किसी भी वायर के लिए, याद कर लो ये, किसी भी वायर के लिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये हमेशा वॉल्यूम बनाता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में लेंथ प्यारे बच्चों। अब कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, जैसे ये है हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या है, इस वाले फॉर्मूले को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये F है, ये डेल्टा L है, ठीक है बेटा। यहां पर एरिया L, समझो। यानी अगर मुझे इधर AL लिखा है तो मुझे भी एरिया इंटू लेंथ इधर लिखना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले में दोनों तरफ हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया बेटा। वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पर एक जादू क्या होगी, जादू ये होगी, इसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। देखो किसी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आप डेंसिटी बोलोगे, जैसे मास अपॉन में वॉल्यूम को भी आप डेंसिटी बोलते हो प्यारे बच्चों। तो जैसे मास अपॉन में वॉल्यूम डेंसिटी है, जैसे मास अपॉन में वॉल्यूम डेंसिटी है बेटा, वैसे ही आप यहां पर क्या बोलने वाले हो कि ये एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम है, ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम है। तो बेटा इसको एनर्जी डेंसिटी बोलोगे आप इसको एनर्जी डेंसिटी बोलोगे। क्या बात है सर, क्या बात है, एनर्जी डेंसिटी। ओहो हो।
अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखना। अब बस मुझे इतना बता दो ये फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है। तो आप बोलोगे सर फोर्स अपॉन में एरिया तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन। याद करो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन। तो आपको याद होगा ये स्ट्रेस होता है, और अगर मैं इस लेंथ को दोबारा नीचे लिख दूं, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन, तो बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, देखो यंग्स मॉडुलस का मतलब होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और यहां से अगर मैं स्ट्रेस निकालू, स्ट्रेस, तो वो होगा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो यहां पर मैं स्ट्रेस की जगह अगर मैं पुट कर दूं तो क्या बनेगा, सोचो 1/2 स्ट्रेस की जगह पर क्या लिख सकता हूं बताओ मैं, यंग्स मॉडुलस इंटू में स्ट्रेन, स्ट्रेन, और बाहर एक स्ट्रेन पहले से ही था, यानी मैंने स्ट्रेस की जगह पर बस वैल्यू पुट करा है। तो बेटा जो एनर्जी डेंसिटी कैसे लिखते हैं, यू और नीचे डी, एनर्जी का डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 गामा स्क्वायर, गामा इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि भैया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। भैया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो लेकिन गामा को लगा के, तो गामा लगाओगे तो ये बनेगा। तो हमने क्या सीखा बेटा कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बेटा गिनती के हमारे 2 टॉपिक है जो हमारे न्यू सिलेबस में नहीं है पर हम फिर भी कर लेते हैं। एक टॉपिक है प्यारे बच्चों हमारे साथ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो, अब आपके मन में आएगा ये पॉइजन रेशियो क्या है प्यारे बच्चों, देखो समझना ध्यान से। जब एक वायर है तो उस वायर का कुछ ना कुछ डायामीटर होगा, डायामीटर, और कुछ ना कुछ लेंथ होगी। लेकिन जब इस वायर को खींचा जाता है, खींचा, तो बोलो वायर पतला होता है कि नहीं होता, वायर पतला होता है, यानी कि इसके डायामीटर में चेंज आता है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है बेटा, डायामीटर में चेंज। ये जो डायामीटर है इसके डायामीटर में चेंज, और इसकी लेंथ में भी चेंज आती है, लेंथ में डेल्टा एल। तो प्यारे बच्चों पॉइजन रेशियो क्या होता है बेटा, पॉइजन रेशियो, अगर हम पॉइजन रेशियो की बात करें, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो ये बताता है कि कितना चेंज हुआ डायमीटर में एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायमीटर, कितना चेंज हुआ डायमीटर में एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायमीटर, डिवाइडेड बाय कितना चेंज हुआ लेंथ में एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, कितना चेंज हुआ लेंथ में एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। और यहां पर एक माइनस का साइन आता है बेटा, क्यों, क्योंकि यहां पर डायमीटर कम हो रहा है, तो डायमीटर के पास एक माइनस का है। तो बेटा डेल्टा डी का मतलब क्या है, यहां पर डेल्टा डी का मतलब है चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर। अभी जो डेल्टा डी बाई डी है ना, ये जो डेल्टा डी बाई डी है बेटा, इसको शब्दों में बोला जाता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। अब तो बोलोगे इसका नाम लेटरल स्ट्रेन क्यों है, क्योंकि ये लेटा हुआ है बेटा, लेटा हुआ स्ट्रेन, देखो ना ऐसे लेटरल। और बेटा ये लेंथ वाला है तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हमने क्या सीखा बेटा, हमने ये सीखा कि पॉइजन रेशियो कुछ भी नहीं है, पॉइजन रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी डेल्टा डी बाई डेल्टा एल बाई एल। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में हो या ना हो पर हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कि देखो अगर किसी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, किसी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि वो मजबूत होगा। अगर किसी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो, बल्क मॉडुलस ज्यादा हो, तो मजबूत होता है। तो प्यारे बच्चों हम महंगी चीज बनाने के लिए, महंगी या फिर मजबूत चीज बनाने के लिए हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है बेटा, हाई है ना। इसीलिए जब एक महंगी जहाज बनती है, चाहे महंगी एरोप्लेन बने या महंगी शिप्स, जो पानी में चलने वाली शिप्स होती है, वहां पर स्टील का इस्तेमाल करते हैं। स्टील सबसे मजबूत धातु है जिसका हम डेली यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यंग्स मॉडल्स का ज्यादा होता है, इसलिए हम स्टील के बर्तन महंगे होते हैं, क्योंकि स्टील के बर्तन ना, जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम है, मान लो किसी इंसान ने एल्यूमिनियम का बर्तन बनाया, तो एल्यूमिनियम का बर्तन ना थोड़ा सा गिरेगा, पिचक जाएगा, एल्यूमिनियम गिरता है पिचक जाता है, और समय के साथ धीरे धीरे एल्यूमिनियम खराब इन द सेंस धीरे धीरे वो पतला दुबला मोटा चौड़ा ऐसे टूट फूट होता रहता है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम जो है मजबूत नहीं है, लेकिन स्टील का बर्तन बहुत मजबूत है, इसलिए स्टील महंगा होता है बेटा। स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, स्टील के बर्तन का शेप जल्दी चेंज नहीं होता, एल्यूमिनियम के बर्तन का शेप जल्दी चेंज हो जाता है। बात समझ पा रहे हो। तो आप एक बार रखना कि यंग्स मॉडुलस मजबूती का प्रतीक है। वैसे प्यारे बच्चों बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, बल्क मॉडुलस। तो कहते हैं जो बल्क मॉडुलस है 1/, कंप्रेसिबिलिटी। अब तुम्हारे मन में आएगा कि ये कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, समझो। अगर किसी का बल्क मॉडुलस ज्यादा है इसका मतलब वो मजबूत है बेटा, और मजबूत चीजों को दबाना बड़ा कठिन होगा, है ना, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हमने क्या सीखा कि यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, जल्दी से खराब नहीं होगा, उसकी लेंथ चेंज जल्दी नहीं होगी। बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो जब भी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब वो मजबूती का प्रतीक है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले के टाइम पर क्या था, पहले के टाइम पर जब लोग पुल बनाते थे, पुल,
तो पुल बनाते वक्त वो लोग क्या करते थे समझना, पुल का मतलब क्या बेटा, नीचे नदी बह रही है तो ऐसे मोटे से पिलर बनाते हैं, मोटे पिलर। ये पिलर अभी भी गांव देहात में जाओगे ना, गांव देहात में या अंग्रेजों के टाइम का पुल देखोगे तो ऐसे होता था, मोटे मोटे पिलर्स होंगे और ऊपर 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 से लोग या गाड़ियां जा रही होगी, नीचे नदी बह रहा होगा। तो इसमें ना बहुत ज्यादा पैसा, मैन लेबर चार्जेस, बहुत ज्यादा खर्चा था। और सबसे ज्यादा बात, यहाँ मटेरियल बहुत यूज हो रहा था, मटेरियल बहुत ज्यादा लोहा लगाना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा सीमेंट, बहुत ज्यादा कंक्रीट लगाना पड़ रहा था। लेकिन अगर आपने आज की टेक्नोलॉजी देखी होगी तो आज की टेक्नोलॉजी में आपको क्या नजर आएगा कि जो मेट्रो वाले बड़ी चालाकी करते हैं। वो क्या करते हैं, ऊपर से पुल को रखते हैं ऐसे, ऊपर से ऐसे रखते हैं, नीचे एक आई टाइप का बनाएंगे, आई, और नीचे से ऐसे। ये लोग पैसा बचाते हैं बहुत। मेट्रो वाले पुल कैसे बनेंगे, आई शेप के पुल के पिलर्स होंगे, आई शेप पिलर। ये जो पिलर है ये आई शेप का होगा, क्यों? क्योंकि आई में ना ये चीज पतला की जाती है, बहुत पतला होता है। यहां मटेरियल कम लगता है, लेस मटेरियल, यहां मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि हम सोचते हैं कि ये मजबूत होगा, ज्यादा मटेरियल है तो नहीं, मजबूती इन दोनों की ही बराबर होगी, इवन इसकी मजबूती ज्यादा कह लो, सस्ता और मजबूत। रीजन क्या है, तो स्टडी करके पता लगा बेटा कि जो मजबूती होती है, मजबूती वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, और यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो यहां पर आपने आयरन का इस्तेमाल किया और यहां भी आप आयरन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस तो सेम है और दोनों की डेप्थ भी सेम है, गहराई भी क्या है, सेम। जितना गहरा ये है उतना ही जमीन के नीचे गहरा ये है। यानी कि पिलर्स के लिए आई शेप के पिलर्स आजकल चुने जा रहे हैं, क्यों? यहां मटेरियल कम लगेगा, क्यों? क्योंकि मजबूती जो है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है और यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करता है, मोटाई पर मजबूती डिपेंड नहीं कर रही। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, एक तो ये है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो आई शेप्ड पिलर्स आर यूज्ड बिकॉज इसके अंदर कम मटेरियल का इस्तेमाल होता है और मजबूती सेम मिलती है, उससे बेहतर मजबूती भी मिल सकती है। फिर प्यारे बच्चों एक और बात है, क्या बात है कि जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ी पुल हमने बनाई, बहुत बड़ी पुल हम बनाएंगे तो दिक्कत क्या आएगा, दिक्कत ये आएगा कि अगर हमने यहां पर एक पिलर दिया और यहां एक पिलर दिया, यहां एक पिलर दिया और यहां एक पिलर दिया, तो ये समय के साथ ये पुल ऐसे दब जाएगा। इस पुल के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा बेटा, डिप्रेशन, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। इसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा मतलब डिप्रेशन, पुल ऐसे झुक जाएगा। तो ये पुल ऐसा ना झुक ना पाए, इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला हम यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हाई रख सकते हैं पुल को बचाने के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो डिप्रेशन है, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ बेटा, डेप्थ, ये जो डेप्थ है, डेप्थ समझना ध्यान से। अगर हमें चाहते हैं कि ये डेप्थ हमारा कम हो जाए, हम चाहते हैं ये जो हमारा डिप्रेशन है, डेप्थ है, वो कम हो, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा रखेंगे। यंग्स मॉडुलस ज्यादा रखने से क्या होगा कि जो पुल होगा हमारा मजबूत होगा, और मजबूत होने से झुकने का काम थोड़ा कम होगा। लेकिन इसके अलावा और भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और भी हम दिमाग लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, कि हम यहाँ पर ना पिलर्स, हम पुल की लेंथ कम कर दे। लेंथ कैसे कम होगा, हम इस पुल को डिवाइड कर देंगे। हम बोलेंगे अब ये एक पुल नहीं है, अब ये 3-4 पुल है, एक और पिलर यहाँ खड़ी कर देंगे, एक पिलर हम यहाँ खड़ी कर देंगे, एक पिलर हम यहाँ खड़ी कर देंगे। तो हम बोलेंगे अब ये एक पुल नहीं है, अब ये 1 2 3 पुल का कॉम्बिनेशन है। इससे क्या फायदा होगा हमारा, इससे ये फायदा होगा हमारा जो पुल है, पुल उसकी लेंथ अब हमने इसकी आधी कर दी, आधी से भी कम कर दी। पहले एक पुल पूरा था, अब इसकी लेंथ कम हो गई बेटा, तो लेंथ कम होने से वो झुकेगा नहीं। क्या नहीं होगा बेटा, वो झुकेगा नहीं। तो बेटा हम इसके लेंथ को कम कर सकते हैं, लेंथ को कम, एक तरीका ये हो गया। और लेंथ कम करने के लिए हमें मल्टीपल पिलर लगाना पड़ेगा, हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च। तो बिहार में क्या हुआ, एक बार बिहार में करप्शन, तो तुम्हें पता कितना ज्यादा है करप्शन। तो बिहार में क्या किया गया, बहुत लंबी पुल बनाई गई नदी के ऊपर, और पैसा कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नदी के पास एक पिलर खर्च करने में 4 करोड़ रुपए का पैसा खर्च लगता है, एक पिलर में 4-4 करोड़ लग जाते हैं। तुम बोलोगे ऐसा क्या, ये तो झूठ बात है बेवकूफो। इस बिल्डिंग में जितना लोहा लगा होगा ना, इस पूरी बिल्डिंग में, 5 मंजिल की बिल्डिंग में जितना लोहा लगता है, उससे करीबन मान के चलो 100 गुना ज्यादा लोहा एक पिलर में लगता है। उसमें इतने मोटे मोटे लोहे सरिया होते हैं, इतने मोटे मोटे, फिर उसको ऐसे ऐसे गोल गोल करके फिर उसमें बहुत सारी चीजें करी जाती है। मैं उस टाइम की कॉस्टिंग बता रहा हूँ, अब तो मॉडर्नाइजेशन है, चीजें थोड़ी सस्ती है, जो भी है, पर एक मोटा बहुत, और पिलर तुम्हें क्या लग रहा है कि पतले पिलर होते हैं, वो पिलर बहुत मोटे होते हैं और पूरे लोहे का होता है, प्योर लोहा लगा होता है उसमें, लोहा सरिया बांधना, लेबर चार्जेस, और सरकारी काम में लेबर ही कितना पैसा लेती है। तो मैं सब कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि अगर एक बहुत बड़ी नदी के आसपास तुम्हें एक बड़ा सा पिलर खड़ा करना है, तो एक ही पिलर में 4-4 करोड़ का बिल दिखाते हैं। अब लगता है तो हकीकत में 1 करोड़ ही लगता होगा, लगने को तो 50 लाख ही लगता होगा, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो बिल कितने का दिखाऊंगा, 4 करोड़ का। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने छोड़ो किया नहीं किया, उन्होंने बस 2 पिलर लगा दिए, ले भाई 2 पिलर लगा दिया, तो एक 6-7 महीने बाद ही ऐसे ये झुक गया। अब क्यों झुक गया, रीजन बताओ, क्योंकि उसने बेसिक क्लासेस नहीं पढ़ी। बेसिक क्लास कहता है बेटा अगर आपको ये डेप्थ, अगर डेप्थ कम रखना है तो यंग्स मॉडुलस ज्यादा रखो, लेंथ को कम रखो, इसकी लेंथ को कम कर दो, बांट दो इसको। और एक और तरीका होता है बेटा कि इसकी ना मोटाई ज्यादा रखो, मोटाई। अगर हम पुल की मोटाई ज्यादा रखेंगे, पुल को मोटा कर देंगे बेटा, डेप्थ, पुल की अगर डेप्थ ज्यादा रखेंगे, डेप्थ, पुल की जो डेप्थ है, डेप्थ, थिकनेस, पुल की थिकनेस बेटा, डेप्थ मतलब थिकनेस, अगर पुल पर मोटा मटेरियल हुआ तो दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। समझ पा रहे हो? तो बेटा पुल बनाते वक्त, घर बनाते वक्त, मशीन बनाते वक्त हम यंग्स मॉडुलस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात को समझ पाए?
तो इस चैप्टर में इतना चीज है, इतनी सारी चीजें हैं, और कुछ खास इस चैप्टर में है नहीं प्यारे बच्चों। सो प्यारे बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स हम पढ़ रहे हैं। मैं क्वेश्चन आपको अलग से करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला, द लेंथ ऑफ ए सस्पेंडेड वायर इंक्रीज्ड बाई, अगर आपको क्लियरली ना दिख रहा हो किसी वजह से, तो लिखा है लेंथ इंक्रीज बाई 10 की पावर -4। अब यहां पर एक ट्रिक देना चाहता हूं आपको। ट्रिक, जब भी लिखा हो ना कि इंक्रीज्ड बाई, तो मैं एक चीज सिखा दूं आपको। कभी बोला जैसे कि लेंथ इंक्रीज बाई, तो प्यारे बच्चों इसका हमेशा मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल। बाई का मतलब होगा कि वो कंपैरिजन में है। लेंथ इंक्रीज बाई, तो ये कोड वर्ड से कोड वर्ड्स आपको सीखना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि द लेंथ ऑफ ए सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाई 10 की पावर -4, तो आप ये मान के चलना कि क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो गिवन है, आपका गिवन है डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 10 की पावर -4। लिखा भी है ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इंक्रीज बाई 10 की पावर -4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले, यानी कि जो लेंथ में इंक्रीमेंट है, देखो डेल्टा एल याद करो, डेल्टा एल था इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज, इसको इलोंगेशन बोलते हैं। इलोंगेशन मतलब कितना ये बढ़ गया है, इंक्रीज इलोंगेशन, या इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ प्यारे बच्चों, चेंज इन लेंथ। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें डेल्टा एल बाई एल दिया हुआ है, बोला है कि द लेंथ ऑफ ए सस्पेंडेड वायर, कोई वायर लटका हुआ है, इंक्रीज बाई 10 की पावर -4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो बाई वर्ड है ना, ये इसीलिए हुआ है कि डेल्टा एल बाई एल है, इसको याद कर लो। फिर बोला है कि जो स्ट्रेस है वो 10 की पावर 7 है, और यहां पर स्ट्रेस हमें दिया हुआ है 10 की पावर 7, और स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स अपॉन में एरिया है 10 की पावर 7। तो बोला है यंग्स मॉडुलस निकालो। तो आप लोगों को याद हो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। याद हो तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बोलते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। अब प्यारे बच्चों, अगर मुझसे यंग्स मॉडुलस निकालने को बोला है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों मुझे उसने फोर्स अपॉन में एरिया दिया? हाँ जी, फोर्स अपॉन में एरिया है 10 की पावर -7। तो हम बोलेंगे देखो जी, हमारा ये जो फोर्स अपॉन में एरिया है उसकी जगह पर आएगा 10 की पावर -7। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, हाँ जी, डेल्टा एल बाई एल हमें दे रखा है 10 की पावर -4, तो फोर्स अपॉन में एरिया इतना है, डेल्टा एल बाई एल है 10 की पावर -4। तो सब सही है ना? अच्छा, -7 नहीं है, +7 है, मेरी गलती, ये 10 की पावर +7 है गाइस, सॉरी, +7 है। तो 10 की पावर +7 है फोर्स अपॉन में एरिया, और डेल्टा एल बाई एल है 10 की पावर -4, तो फोर्स अपॉन में एरिया की जगह पर ये आ गया डेल्टा एल, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 11। और ये यंग्स मॉडुलस है। तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट है ये। अब ये यूनिट मुझे कैसे पता लगा? देखो, यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट है ना, वो प्रेशर के यूनिट के बराबर होता है, प्रेशर, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिससे आपने सीखा कि कभी लिखा हो इंक्रीज्ड बाई, तो डेल्टा एल बाई एल, इंक्रीज्ड बाई ओरिजिनल लेंथ का ये मतलब होता है। अच्छा, इसका एक और चीज बता रहा हूं मैं, ये जो डेल्टा एल बाई एल है ना, इसका एक और नाम होता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो कभी आपसे कोई बोले कि मुझे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ निकालना है, तो आप डेल्टा एल बाई एल निकालेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फटाफट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कह रहा भैया एक स्टील का रॉड है, 10 mm इसका रेडियस है, देखो स्टील का रॉड, और इसका जो रेडियस है, रेडियस है 10 मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर का मतलब होता है 10 × 10 की पावर -3 मीटर। देखो जो mm है ना, mm, इसको 10 की पावर -3 करना पड़ता है हमें, याद रखना। तो जैसे तो लिखा है कि स्ट्रक्चर स्टील रॉड है, रेडियस इतना है, लेंथ है 1 मीटर, इसका लेंथ है प्यारे बच्चों 1 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स है, किलो, देखो 100, ये 100 किलो है, किलो मतलब 10 की पावर 3, 100 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। तो बेटा ये फोर्स है, तो एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है अलॉन्ग इट्स लेंथ, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। कैलकुलेट स्ट्रेस। तो चलो प्यारे बच्चों स्ट्रेस निकाल के देखते हैं। ओ हो बेटा, स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कितना है प्यारे बच्चों? फोर्स है 100 × 10 की पावर 3, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो हमें एक्चुअली में फोर्स इस पे लगा रहे हैं, सर्कुलर वाले पे, तो एरिया हमें सर्कल का लेना है, तो एरिया होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मतलब 10 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ये ना रेडियस, रेडियस क्या है 10 × 10 की पावर -3, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो स्ट्रेस निकाल सकते हो आप इजीली। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा जी, अच्छा जी, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा कि आप पाई की जगह पर आप 3 लेके चलना, देखो मैं बता रहा हूं, पाई की वैल्यू ना 3.14 होता है, तो 1/4 से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखो ये 3.14 आप लिखो, लेकिन आपके मन में क्या होगा? आपके मन में ये होगा कि ये क्या है? 3 है, ठीक है, ध्यान रखना। और रेडियस कितना है? 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 होगा ये रेडियस। देखो ना, पाई आर स्क्वायर,
तो 10 इंटू 10 की पावर -3, तो एक से एक कट जाएगा, तो बचेगा 10 की पावर -2, उसका भी स्क्वायर 10 की पावर -4। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको स्ट्रेस क्या मिलेगा, दिखाता हूं मैं आपको। ऊपर है 10 की पावर 5, 100 और 10 की पावर 5, और नीचे है 3 इंटू 10 की पावर -4। तो सुनो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस -4 को ऊपर भेज रहा हूं, तो क्या होगा, ऊपर जाके बन जाएगा प्लस का 4। अरे नहीं समझे यार क्या बच्चे हैं ये। देखो 3 इंटू 10 की पावर -4, देखो ये हो गया 10 की पावर 5, 5 2 और 3 5, और नीचे है 3.14 10 की पावर -4। अब ये -4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 5 4 9 हो जाएगा, माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, और नीचे है 3, तो 1/3 10 की पावर 9। ये हमारा हो गया बेटा स्ट्रेस, और बेटा स्ट्रेस होता है प्रेशर की तरह, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब अगला क्वेश्चन है इलोंगेशन। अब मुझे बताओ इलोंगेशन से क्या मतलब होता है मित्रों। इलोंगेशन मतलब कितना खींचा, कितना खींच दिया, डेल्टा एल। इलोंगेशन का मतलब है डेल्टा एल। अब देखो डेल्टा एल कैसे निकाला जाता है, देखो तो हम लोगों ने पढ़ा था एक यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। तो प्यारे बच्चों यहां पर यंग्स मॉडुलस को ऐसे लिख सकते हो आप, फोर्स अपॉन में एरिया डेल्टा एल, ऊपर एल चला जाएगा, ये जो एल है ना नीचे वाला, ये ऊपर चला जाता है फोर्स के बगल में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आज से यंग्स मॉडुलस का ऐसा एक फॉर्मूला भी बनकर तैयार हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया एल अपॉन में डेल्टा एल। एक्चुअली में हो गया है, देखो डेल्टा एल अपॉन में एल है ये, पर ये एल ऊपर चला जाता है। अब यहां पर एक चीज बता रहा हूं, देखो आपको ये डेल्टा एल निकालना है, तो इसको यहां ले जाओ और यंग्स मॉडुलस को यहां ले आओ। तो डेल्टा एल का एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। डेल्टा एल का मतलब होता है फ्लाई, FLAY, फ्लाई। डेल्टा एल इज इक्वल टू फ्लाई, FLAY। इलोंगेशन का फॉर्मूला है, तो इलोंगेशन का सीधा फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा एल इज इक्वल टू फ्लाई। तो प्यारे बच्चों फोर्स अपॉन में एरिया तो हमें पता ही है, ये फोर्स अपॉन में एरिया है ना, तो फोर्स अपॉन में एरिया तो हमने भी जस्ट निकाला है, एफ अपॉन में ए, एफ अपॉन में ए, एफ अपॉन में ए हमने सॉल्व किया 10 की पावर 9 अपॉन में 3। तो डेल्टा एल निकालने के लिए हमें फोर्स अपॉन में एरिया चाहिए, और स्ट्रेस का मतलब भी फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन में एरिया ही तो होता है, फोर्स अपॉन में एरिया ही तो सॉल्व किया है 10 की पावर 9 अपॉन में 3। तो 10 की पावर 9 अपॉन में 3, फिर हमें यहाँ पर एल है, एल तो यहाँ पर एल से मल्टीप्लाई करना है, एल की वैल्यू 1 है बेटा, एल की वैल्यू है 1, और नीचे डिवाइड में है यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी होगी, वो रहा 2 इंटू 10 की पावर 11 दी हुई है, आपको दिख गया हो तो 2 इंटू 10 की पावर 11। तो एफ अपॉन में एरिया हमें पता है, ये रहा, एफ अपॉन में एरिया हाँ जी पता है, ये रहा, एल की जगह पर 1 मीटर दिया हुआ है, ये रहा, और यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 की पावर 11। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर 11 9 कट जाएगा, तो बचा 1/3 इंटू में 2, ये रहा 2 इंटू में 10 की पावर 2, तो 10 की पावर -2 अपॉन में 6, ये आ गया डेल्टा एल। कैसे, ये 6 होगा और ये 2 ऊपर जाके हो जाएगा -2, और आंसर आएगा मीटर में, मीटर। ठीक है बेटा, आंसर मीटर में ही आएगा। तो ये हमने इलोंगेशन निकाल लिया। अब निकालना है स्ट्रेन। ओहो स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे निकालोगे, थर्ड क्वेश्चन। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन में एल, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन में ओरिजिनल। चेंज अपॉन में ओरिजिनल को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो चेंज इन लेंथ कितना आया, ये देखो 10 की पावर -2/6 है ना, तो चेंज इन लेंथ कितना आया 10 की पावर -2/6। अरे यार क्या पागल बच्चे हो, ये तो रहा चेंज इन लेंथ 10 की पावर -2 अपॉन में 6 अपॉन में ओरिजिनल लेंथ है 1। तो ये बेटा हमने आंसर किया इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है एनसीईआरटी का, सारे कॉन्सेप्ट आ गया ना इसमें, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलोंगेशन, सब कुछ आ गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो आगे भी आपको मैं बहुत सारे करवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप बोलोगे तो मैं होमवर्क दे सकता हूं, देखो ये दिल्ली 98 का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, अ वायर इंक्रीज बाई, समझ गया, इंक्रीज बाई डेल्टा एल बाई एल, इट्स लेंथ है ना 10 की पावर -3, और स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस, ओहो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन में एरिया, कितना दिया है 10 की पावर 8, 1 इंटू 10 की पावर 8। निकाल लोगे यंग्स मॉडुलस, कर दोगे क्वेश्चन, करके दिखाओ चलो। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब सा है, खतरनाक सा है, कठिन होता है, इसको मैं सॉल्व कैसे करना है ये सिखाऊंगा, कैलकुलेशन में नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपोजिट वायर है। देखिए कंपोजिट वायर क्या होता है कि एक वायर के अंदर ही दूसरा वायर होता है, जैसे एक पहला वायर है तो इसके अंदर ही दूसरा वायर अटैच होगा, जैसे ऐसे। हो सकता है कि दोनों वायर सेम साइज के हो या अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, मैंने तो अलग अलग साइज लिया है, ठीक है जी। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि दोनों वायर का रेडियस सेम हो, कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं कंपोजिट वायर। तो कंपोजिट वायर यूनिफॉर्म डायमीटर, दोनों की डायमीटर सेम है बेटा 3 mm, दोनों की डायमीटर जो है 3 mm है बेटा, डायमीटर दोनों की है 3 mm। 3 mm का मतलब क्या हो गया, देखो ये डायमीटर है, डायमीटर 3 mm है, तो रेडियस आधा होगा, आधा मतलब 1.5 mm, और mm का मतलब हो गया 1.5 10 की पावर -3 मीटर। तो एक कंपोजिट वायर है जिसमें 3 mm है, एक में है कॉपर वायर जिसकी लेंथ 2.2 मीटर है, मान लो ये कॉपर की वायर है, तो कॉपर वाले की लेंथ है 2.2 मीटर, एंड स्टील वायर है 1.6 मीटर, और स्टील वायर है 1.6 मीटर। स्ट्रेच किया जाता है अंडर लोड है ना 0.7, गिवन दैट द यंग्स मॉडुलस एंड स्टील इतना। अच्छा ये लोड ना mm में थोड़ी होगा, लोड बेटा न्यूटन में होगा ना, न्यूटन में फोर्स होता है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ये हो सकता है कि कैलकुलेशन वो राइटिंग मिस्टेक हो गया। तो एक लोड है, लोड यानी फोर्स है बेटा, फोर्स है 0.7 न्यूटन का समथिंग।
तो लिखा है कैलकुलेट द, नहीं, अच्छा सही था, मैं बेवकूफ हूं। ओहो, कह रहा है कि स्ट्रेचेस अंडर द लोड बाई 0.7 mm, इसको स्ट्रेच किया गया है 0.7 mm से। स्ट्रेच करने का मतलब है कि डेल्टा एल दिया हुआ है 0.7 mm। अब कई सारे बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, सर यहां तो बाई लिखा है, सर बाई लिखा है तो आप ऐसे लिखो डेल्टा एल बाई एल। अबे पागल, सेंस होता है। इसने बोला है स्ट्रेचेस अंडर अ लोड बाई 0.7 mm। बाई तो लिखा है, लेकिन बाई के आगे ये नहीं लिखा बेटा, बाई ऑफ इट्स लेंथ। इंक्रीजेस बाई थोड़ी लिखा है, जब ऐसे होना चाहिए इंक्रीजेस बाई दिस ऑफ इट्स लेंथ। ऑफ इट्स लेंथ, जब ऑफ इट्स लेंथ लिखा हो ना तब डेल्टा एल बाई एल लगाओगे। समझ पा रहे हो? जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में हमने किया था, देखो कहां गया, इंक्रीजेस बाई, बाई के बाद ऑफ इट्स लेंथ लिखा है, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो याद रखना बेटा, जब ऐसा लिखा हो इंक्रीजेस बाई ऑफ इट्स, इंक्रीजेस बाई ऑफ इट्स, ऑफ इट्स का मतलब होगा डेल्टा एल बाई एल। लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो अभी वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि उसको स्ट्रेच किया गया है, स्ट्रेचेस अंडर अ लोड बाई इतना, बस आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ डेल्टा एल है। यानी कि बाई दिखते ही डेल्टा एल बाई एल लगा दिया, नहीं, इंक्रीजेस बाई ऑफ इट्स तब लगाना है डेल्टा एल बाई एल। समझ पा रहे हो? अच्छा, तो डेल्टा एल हो गया 0.7 mm, यानी 0.7 इंटू 10 की पावर -3। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द लोड, यानी हमें फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। लोड यानी फोर्स, हमें इस फोर्स को निकालना है। यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है हर चीज का, इसका इतना पास्कल है, इसका इतना पास्कल है, और पास्कल बेटा ऐसा यूनिट होता है, पास्कल पीए का मतलब ऐसा यूनिट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिख लो कहीं पीए ऐसा यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, देखो इस क्वेश्चन करने का आसान तरीका बता रहा हूं। देखो, चेंज इन लेंथ कॉपर का प्लस चेंज इन लेंथ स्टील का बराबर है 0.7 mm। सर ये समझ नहीं आया सर, फील करो। उसने बोला है दोनों वायर को अगर हमने खींचा, तो दोनों वायर को खींचेंगे तो लेंथ चेंज कॉपर का भी होगा और लेंथ चेंज स्टील का भी होगा। तो कॉपर का लेंथ चेंज और स्टील का जो लेंथ चेंज, टोटल लेंथ चेंज है वो कितना है? 0.7 10 की पावर -3। बोला है ना कि ये जो वायर है कंपोजिट वायर है, कंपोजिट यानी दोनों के इकट्ठे लेंथ चेंज होंगे, दोनों को खींच रहे हैं ना हम, तो जो लेंथ चेंज है वो 0.7 mm है। तो हमने लिख दिया कि डेल्टा लेंथ चेंज ऑफ कॉपर और स्टील इतना है। अब देखो डेल्टा एल का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेल्टा एल इज इक्वल टू फ्लाई, FLAY। डेल्टा एल इज इक्वल टू बेटा होता है फ्लाई। तो अगर हम कॉपर के लिए लिख रहे हैं प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर हम कॉपर के लिए कर रहे हैं तो FLAY, तो यहां पर लेंथ कॉपर का आएगा, एरिया कॉपर का आएगा और यंग्स मॉडुलस भी कॉपर का आएगा, प्लस डेल्टा का मतलब होता है फ्लाई, FLAY। लेकिन यहां पर लेंथ स्टील का आएगा, एरिया स्टील का, यंग्स मॉडुलस स्टील का, और ये दोनों किसके बराबर है बेटा? ये बराबर है 0.7 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर। बोला ना डेल्टा एल, डेल्टा एल इतना है। अब हमें निकालना एफ है, तो यहां से ना फोर्स को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों पर सेम फोर्स ही लगना है, तो यहां से फोर्स कॉमन लेंगे बेटा, फोर्स। और एरिया भी दोनों का सेम है, याद करो उसने कहा था दोनों का डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम होगा तो दोनों का रेडियस सेम है, और रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा, तो फोर्स अपॉन में एरिया। ये एफ और एरिया को हम कॉमन ले लेंगे, एफ और एरिया को कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा? लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन में यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर प्लस लेंथ ऑफ स्टील अपॉन में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, और इसकी वैल्यू है 0.7 10 की पावर -3। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ ही दिया हुआ है और आपको निकालना है फोर्स। फोर्स कैसे निकालोगे? तो फोर्स की जगह पर एफ छोड़ दो, एरिया की जगह लिख दो पाई आर स्क्वायर, और रेडियस है 1.5 10 की पावर -3, तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट। लेंथ ऑफ कॉपर कितना है? लेंथ ऑफ कॉपर है 2.2, और यंग्स मॉडुलस कितना है कॉपर का? लेंथ ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर दिया हुआ है 1.1 10 की पावर 11 दिया हुआ है, 1.1 10 की पावर 11 प्लस लेंथ ऑफ स्टील 1.6 दिया हुआ है, और यंग्स मॉडुलस इसका 2 इंटू 10 की पावर 11। कुल मिला के इस क्वेश्चन को मैं करना सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद ही करोगे क्योंकि मैं करने जाऊंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा। मेन करना सीख गए ना आप, ये कैलकुलेशन ये पेपर में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, पेपर में नहीं आएगा क्योंकि बहुत हार्ड है कैलकुलेशन। देखो हार्ड कैसे है, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 की पावर 11 कॉमन लोगे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करोगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो है ना पाई आर स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, इक्वल के इस तरफ भेजोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। ये पाई की जगह 3 लिख लो, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। समझे मैंने क्या किया? मैंने यहां से उठा के उस साइड भेज दिया था कि ये मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेट करना भी सिखाता हूं। अब मुझे एफ निकालना है, तो अब यहां पर क्या है देखो, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ये जो 1.1 है और ये 10 की पावर 11 है, तो 10 की पावर 11 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो इस बार 10 की पावर 11 बाहर आएगा कॉमन होके, तो कॉमन होके बाहर आएगा तो यहां से 10 की पावर 11 खत्म। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 11 दूनी 22, यहां पर 2 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? एफ अपॉन में 10 की पावर 11, इधर 2 प्लस 1.6/2 यानी कि 0.8। समझे? पाई को हमने 3 मान लिया है, पाई आर स्क्वायर है ये। तो देखो क्या हो गया, कितना आसान हो गया। f बाई 10 की पावर 11 समझ में आया क्या है? पहले 10 की पावर 11 कॉमन लिया, 1.1 से ये काटा, 11 दूनी 22,
और ये हो गया कितना हो गया 0.8 है ना, तो 2 प्लस 0.8 इधर क्या चल रहा है 0.7 10 की पावर -3 3 इंटू 1.5 10 की पावर -3 का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया हमारा 2 प्लस 0.8 2.8। अब ये 2.8 डिवाइड में यहां जाएगा और 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई में यहां आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 11 यहां आएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो आपका है 2.8 नीचे डिवाइड में आएगा, तो यहां से ये भी दोनों गायब हो जाएंगे। तो हमारा फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे फोर्स की वैल्यू आएगी। और ये देखो डिवाइड भी इजीली हो रहा है, देखो 7 चौक 28, पॉइंट से पॉइंट कट गया, आंसर आ गया नीचे 4 आएगा बेटा। अब तो बहुत ईजी हो गया, देखो 10 की पावर -3 10 की पावर 11, तो 10 की पावर हो गया 8, क्योंकि ये 11 और ये -3 8, और नीचे 4 है 4 रहने दो, ठीक है। और क्या है फिर देखो यहाँ पर 3 है तो इसको 3 रहने दो, और ये है 1.5 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर होता है 225, 2.25 आएगा 2.25। अच्छा ये 4 तो इसका है ना जिसको हमने काटा था, तो यहाँ पर 4 आया था, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हो गया 2.25, 225 2.25, और फिर प्यारे बच्चों 10 की पावर -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर -6। अब दोबारा ये 8 और 3 को सॉल्व करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। यार कैलकुलेशन मत सीखो, एग्जाम में चुपके से बता रहा हूँ, कैलकुलेशन के सिर्फ आधे नंबर होते हैं, तो हम आधे नंबर छोड़ देंगे, पर इतना दिमाग खराब नहीं करेंगे अपना। और वैसे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बस मैं करना सिखा रहा था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं जब कंपोजिट वाला क्वेश्चन आता है। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो प्यारे बच्चों, लिखा है एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन समुद्र इस 3000 मीटर, यानी समुद्र की गहराई जो है ना, इंडियन समुद्र की गहराई वो 3 किलोमीटर नीचे। सोचो कितना गहरा होगा, काफी गहरा है। अरे 3 किलोमीटर जानते हो बहुत ज्यादा होता है। अभी जो हम 5वीं मंजिल पर अगर हम बैठे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो आप अगर किसी ने 5 मंजिल का बिल्डिंग देखा है तो वो 40 मीटर के आसपास होता है, सिर्फ 40 मीटर। और 5 मंजिल पे खड़े होकर देखो तो लगता है वो भाई कितना गहरा है, तो सिर्फ 40 मीटर इतना गहरा है, तो सोचो 3000 मीटर कितना गहरा होगा। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी, कह रहा है डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट करो। ओके, वाटर एट द बॉटम ऑफ द गिवन डेट बल्क मॉडुलस इतना है, कह रहा है बल्क मॉडुलस इतना है बेटा। बल्क मॉडुलस सुन लो पहले, तो हमें बल्क मॉडुलस दिया हुआ है 2.2 10 की पावर 9, और हमसे बोला कि डेल्टा वी बाई वी बताओ, और हमें समुद्र का डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ। तो मैं आपको बता दूं, आप फ्यूचर में फ्लूइड्स चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ोगे, फ्लूइड्स चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना वो एच रो जी होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। तो फिलहाल हमें क्या बोला है कि द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज इतना, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन गिवन डेट बल्क मॉडुलस इतना है। देखो अभी हम लोग एयर का प्रेशर नहीं मान रहे, हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं मान रहे, हम ये मान रहे, सुन लो मेरी बात सुनो, हम ये मान रहे हैं कि देखो हमारा ये समुंदर है, सुन लो, हमारा ये समुंदर है और समुंदर की हाइट जो है वो 300 मीटर है, सॉरी 3000 मीटर है। अब 3000 मीटर हाइट है और हमें निकालना है डेल्टा वी बाई वी। अब प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि जब हम बल्क मॉडुलस लिखते हैं ना, तो बल्क मॉडुलस होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। कई बार यहाँ पर माइनस साइन इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि वॉल्यूम ना घटता है, वॉल्यूम छोटा होता है, दबता है, तो चलो हमें इतना माइनस साइन से मतलब नहीं, फिर भी तो बल्क मॉडुलस देखो ये फोर्स अपॉन में एरिया है ना, फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं कई बार, प्रेशर, तो प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, तो ये बेटा बल्क मॉडुलस का फॉर्मुला होता है। फोर्स अपॉन में एरिया को प्रेशर बोलते हैं, तो प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यानी अगर आपको बल्क मॉडुलस दिया है और आपको चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम निकालना है, ये तो बड़ा डेल्टा वी बाई वी निकालो, डेल्टा वी बाई वी निकालना है, बल्क मॉडुलस पता है, बल्क मॉडुलस पता है, तो फिर आपको प्रेशर निकालना पड़ता है, प्रेशर। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि प्रेशर का फॉर्मुला होता है एच रो जी, ठीक है ना, फॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। अगर हम सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर निकालते हैं कि पानी का प्रेशर कितना है, तो फॉर्मुला होता है एच रो जी। तो बेटा हाइट हमें दे रखा है 3000, डेंसिटी हम 1000 मान लेते हैं बेटा, 1000 पानी की डेंसिटी हम 1000 मान के चलते हैं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहां पर मैं डेंसिटी जो लेके चल रहा हूं वो 1000 लेके चल रहा हूं। एग्जाम में आपको डेंसिटी दिया हुआ, देखो एच का मतलब हाइट होता है, ये अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको, फिर भी करवा रहा हूं। एच का मतलब हाइट होता है, रो का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है बेटा, और जी होता है बेटा 10 ही ले रहा हूं मैं, जी मतलब 9.8 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 7। तो प्रेशर आ गया बेटा 3 इंटू 10 की पावर 7। तो प्रेशर निकालने के लिए हाइट, डेंसिटी और जी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें निकालना है डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी बाई वी का जो फॉर्मुला आएगा वो आएगा प्रेशर अपॉन में बल्क मॉडुलस, और ये प्रेशर हमने सिर्फ लिक्विड की वजह से लिया है, सिर्फ लिक्विड, एटमॉस्फेयर या कुछ भी हमने इंक्लूड नहीं किया। तो प्रेशर का प्रेशर कितना है -3 10 की पावर 7, ये माइनस साइन फॉर्मुले से आया है। देखो डेल्टा वी बाई वी निकालने के लिए बल्क मॉडुलस को नीचे डिवाइड किया है, और बल्क मॉडुलस कितना, ये रहा 2.2 10 की पावर 9, बल्क मॉडुलस है 2.2 10 की पावर 9। तो मैंने इसमें क्वेश्चन आपको अगले चैप्टर का भी करा दिया है, तो प्लीज डोंट माइंड, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, जब आप अगला चैप्टर पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेल्टा वी बाई वी आपको मिल जाएगा। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत फेमस होते हैं। लिखा है द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ
फॉर अ मटेरियल वायर इज गिवन, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है अप टू विच पॉइंट द कर्व हुक्स लॉ। देखो हुक्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में हो। मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन में हुक्स लॉ वैलिड होता है। तो प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन कहां तक है, तो स्ट्रेट लाइन ई पॉइंट तक है बेटा। तो देखो ये पॉइंट है पी बेटा, यहां पे ये पॉइंट है ई, तो हुक्स लॉ ई तक वैलिड है बेटा, ई तक, जब तक स्ट्रेट लाइन है। हुक्स लॉ ना विद इन द इलास्टिक लिमिट तक होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट ई तक, विद इन द इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ वैलिड होता है। फिर क्वेश्चन है विच पॉइंट कोरोस्पॉन्ड्स टू द इलास्टिक लिमिट, वो ई है बेटा, ई तक ही इलास्टिक लिमिट होता है, या फिर इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं, ई तक, ई तक आपका इलास्टिक लिमिट होता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने पढ़ा रखा है कि जहां तक स्ट्रेट लाइन जा रहा हो विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर हर जगह हुक्स लॉ वैलिड होता है। तो यहां पर ये जो पॉइंट ई है ना बेटा, ये इलास्टिक लिमिट है, तो इलास्टिक लिमिट के, इलास्टिक लिमिट तक नीचे, जीरो से लेके इलास्टिक लिमिट तक हमेशा हुक्स लॉ वैलिड होता है। और पूछ भी लिया कि भैया इलास्टिक लिमिट कौन सा है। फिर पूछा है इंडिकेट द इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन। तो देखो यहां तक इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक रीजन है, तो ओ से ई है इलास्टिक वाला, इलास्टिक, क्योंकि बॉडी जो है अपने शेप को रीगेन कर सकता है। अरे बेवकूफो, जहां तक हुक्स लॉ वैलिड होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो आप इलास्टिक रीजन में हो, तो हम इलास्टिक में इंडिकेट द इलास्टिक, इलास्टिक इंडिकेट कर दिया हमने ओ से ई तक। प्लास्टिक क्या होता है बेटा, प्लास्टिक जब बिल्कुल प्लास्टिक की तरह हो जाए तो ये प्लास्टिक है बेटा, ई से लेके सी तक प्लास्टिक है, उसके बाद तो ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो ये प्लास्टिक है बेटा। तो प्लास्टिक हम कहां से कहां तक बता रहे हैं, वैसे तो प्लास्टिक पूरा ही हो गया, ई से लेके बी तक हो गया। बी वैसे फ्रैक्चर पॉइंट होता है, अगर आपको याद हो, बी इज फ्रैक्चर पॉइंट, तो ये पूरा प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, यहां पे जाके टूट जाएगा, तो आफ्टर ई लिख देंगे हम, आफ्टर ई, आफ्टर ई हमारा प्लास्टिक रीजन है सारा, आफ्टर ई तो पूरा प्लास्टिक ही हो जाता है ना, वो टूट जाता है बाद में। फिर डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन द वायर इज लोडेड अप टू पॉइंट ए। अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पर हमें मिल जाता है परमानेंट सेट। अब डिफेक्ट आ जाता है बेटा, डिफेक्ट देखो ना, जब आप पॉइंट ए पर खड़े हो जाते हो तो पॉइंट ए के नीचे आता है स्ट्रेन, आपको स्ट्रेन मिल जाएगा, स्ट्रेन, तो परमानेंट सेट कहते हैं, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया है। तो अगर हम ए तक ले जाएंगे तो हमें मिलेगा परमानेंट सेट, अगर आपको याद हो मैंने ग्राफ बढ़िया से पढ़ाया है, परमानेंट सेट। अगर आप इलास्टिक लिमिट को पार करते हो तो बॉडी के अंदर परमानेंट सेट आ जाता है, बॉडी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अब लिखा है एंड कि अगर हम पॉइंट ए तक ले जाएंगे और अनलोड कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप पॉइंट ए पर ले जाके अनलोड कर दोगे तब भी उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। जैसे हमने वायर को बहुत खींच दिया और हमने छोड़ दिया तो क्या डिफेक्ट आ गया। फिर प्यारे बच्चों लिखा है व्हाट इज पिक्यूलियर, मतलब क्यूरियोसिटी वाली बात है, व्हाट इज पिक्यूलियर अबाउट द पोर्शन फ्रॉम सी टू बी। जब आप सी टू से बी जाते हो तो यहां पर अजीब बात क्या है, जब हम सी से बी जा रहे हैं तो यहां पर पता क्या अजीब बात है कि भले ही हमने फोर्स कम कर दिया है, भले ही हमने लोड कम कर दिया है, पर बी पर जाके वो टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर किसी पर आप ज्यादा लोड लगा दोगे तो ज्यादा लोड लगाने के बाद अगर आप लोड कम कर दोगे तब भी वो टूट जाएगा, और ये मैंने पढ़ाया भी था। तो लिखा है कि पॉइंट सी से बी तक खास बात क्या है, तो सी से बी तक खास बात यह है कि हमने लोड कम कर दिया है तब भी बॉडी फ्रैक्चर हो जाता है। अप टू व्हाट स्ट्रेस कैन द वायर सब्जेक्टेड विदाउट कॉजिंग फ्रैक्चर। पूछा है अप टू व्हाट स्ट्रेस, आप कब तक फोर्स लगाओगे, आप कब तक फोर्स लगाओगे कि बॉडी टूट ना जाए। तो आप एक काम करो, आप सी तक फोर्स लगा सकते हो, है ना, या सी से बिफोर सी, बिफोर सी, सी से पहले ही रखो वरना बॉडी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, ध्यान रख पा रहे हो। देखो यहां पर क्या हुआ है, सी पर जब हम सी के बाद अगर हम फोर्स को घटाने का भी प्रयास कर रहे हैं ना तो बॉडी हमारा टूट जा रहा है, तो हमें सी से पहले ही रखना है। तो लिखा है कि भाई देखो अप टू व्हाट, अच्छा ये समझ में आ गया पिक्यूलियर कि खास बात क्या है सी से बी में। सी से बी में ये खास बात है कि फोर्स भले ही कम हो रहा है पर बॉडी टूट जा रहा है, यानी फोर्स कम होने पर भी टूट जा रहा है, क्यों, आपने उसका स्ट्रेंथ खत्म ही कर दिया है। बात समझ पा रहे हो। अच्छा लिखा है अप टू व्हाट स्ट्रेस कैन द वायर बी सब्जेक्टेड विदाउट कॉजिंग फ्रैक्चर। तो भैया आप सी से पहले ही रखो, अगर आप सी से पहले रखोगे तो बॉडी में फ्रैक्चर नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हो। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक डीप सी है, गहरा समंदर, ओ हो 10 किलोमीटर बिलो, एक समुंदर में आप 10 किलोमीटर नीचे चले गए, ओ माय गॉड, वेयर द वाटर प्रेशर इज इतना, जहां पर पानी का जो प्रेशर था इतना है 9.5 10 की पावर 7 पास्कल, पास्कल यानी ऐसा यूनिट। एक स्टील का स्फेयर है, एक स्टील का स्फेयर है, उसको रिसर्च के लिए भेजा गया है नीचे, जिसकी वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वो है 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। बोला है कि जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस इतना है 150 10 की पावर 9 पास्कल। तो हमें प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, बल्क मॉडुलस दिया है, कह रहा है डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो
10 किलोमीटर नीचे रखेंगे तो स्टील के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा बेटा। तो डेल्टा वी निकालना है बेटा। तो डेल्टा वी कैसे निकालोगे? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहानी सुनाई थी कि जो बल्क मॉडुलस का एक फॉर्मूला होता है, माइनस प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चलो इसी फॉर्मूले को थोड़ा और कन्वर्ट करते हैं और लिखते हैं कि बल्क मॉडुलस जो होगा माइनस प्रेशर डेल्टा वी, और इस वी को ऊपर भेज दो। नहीं समझे? इस वी को ऊपर भेज दिया तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में डेल्टा वी। अच्छा, प्रेशर का यहाँ पर क्या मतलब है? फोर्स अपॉन में एरिया। पता है ना आपको? फोर्स अपॉन में एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां से अगर हम डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी में क्या आएगा? पी इंटू वी अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी क्या आएगा हमारे? माइनस पी वी बाई बीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी और बीटा को नीचे भेज दिया, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू वी बाई बीटा। तो माइनस का प्रेशर, प्रेशर कितना है? 9.5 10 की पावर 4 प्रेशर है इतना, इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है जी? 0.25 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब। अब सर ये क्या बोला है? देखो, जो गलती बच्चे करते तो मत करना। देखो, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम, तो ये है 0.25 और सेंटीमीटर की जगह पर आपको लिखना है 10 की पावर माइनस 2, लेकिन ये सेंटीमीटर का क्यूब है बेटा, तो यहाँ पर क्यूब भी लगाना है। देखो, मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3, लेकिन सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2। तो 0.25 सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.25 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब। तो देखो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, समझो, तो हमने माइनस साइन रहने दिया, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम अपॉन में बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कितना है? 150 10 की पावर 9। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा चेंज इन वॉल्यूम। यानी हम खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या बात है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी और बहुत सारे करवाऊंगा, पहले ये तो कर लो। सो प्यारे बच्चों, अब देखो, ये थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। लिखा है कि मेटल केबल यूज टू लिफ्ट इक्विपमेंट वर्कशॉप रेडियस। देखो, एक केबल है, केबल, इस केबल से ना हम चीजों को उठाते हैं। केबल मतलब वायर, इस वायर की रेडियस कितनी है? रेडियस है 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो प्यारे बच्चों, केबल है जिसका रेडियस इतना है जी। द हाईएस्ट स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस मतलब क्या बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल टू 8 10 की पावर 7। तो बोला है कि मैक्सिमम लोड निकालना है। यार लोड यानी क्या? व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सेफली सपोर्ट? अरे यार, अरे भाई, ये क्वेश्चन दिया ही क्यों है समझ नहीं आ रहा, इतना मुश्किल बोलो। लोड यानी फोर्स, फोर्स निकालना है। देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो, आप बोलोगे हमें फोर्स अपॉन में एरिया की वैल्यू दी हुई है। देखो, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और उसकी वैल्यू दी हुई है, तो हमें निकालना लोड। लोड यानी फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? 8 इंटू 10 की पावर 7 इंटू में एरिया। इस एरिया को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, खत्म क्वेश्चन। तो ये आता है तो बेटा होता नहीं है बच्चों से। बच्चे कहते हैं स्ट्रेस तो दे दिया, ये लोड क्या होता है? तो लोड का मतलब फोर्स होता है। तो स्ट्रेस है फोर्स अपॉन में एरिया, और हमें बोला लोड निकालो। लोड यानी फोर्स निकालो, तो फोर्स हो जाएगा इतना। तो 8 इंटू 10 की पावर 7 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस मैंने आपको बता ही दिया, पाई आर स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट करो। अब प्यारे बच्चों, ऐसे ना थोड़े से बकवास क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, जो अभी तो मेरा टारगेट था कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊं, अलग से मैं इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कराऊंगा बाद में, ठीक है। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल रखे हैं वैसे इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। देखो, लिखा हुआ है एक वायर स्ट्रेचेज बाय अ सर्टेन अमाउंट। एक वायर को हम खींच रहे हैं, एक वायर को हम खींच रहे हैं, ठीक है जी, अंडर अ लोड, लोड यानी किसी फोर्स के थ्रू। एक वायर को खींचा किसी फोर्स के थ्रू। इफ द लोड एंड रेडियस आर बोथ इंक्रीज्ड। देखो, अभी देखो पहला केस है, ये पहला केस में क्या है? डेल्टा एल होता है एफ एल ए वाई, ठीक है जी। अभी आप किसी वायर को खींचोगे तो डेल्टा एल का फॉर्मूला होगा एफ एल ए वाई, जहां पर ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो एफ की जगह एफ है, एल की जगह ए है, पर एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ए वाई, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ए वाई, जहां पर ए को आप ऐसे लिखते हो। तो ये तो पहला केस है कि एक वायर स्ट्रेच बाई सर्टेन अमाउंट अंडर अ लोड, ठीक है जी। अब कह रहा है इफ द लोड एंड रेडियस, समझो, देखो, कह रहा है द लोड एंड रेडियस आर बोथ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। लोड यानी फोर्स, फोर्स को 4f कर दिया, और रेडियस जो r था उसको 4r कर दिया। नहीं समझे मेरी बात को? देखो, पहले f है, l है, पाई है, r है, y है। अब कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, लोड और रेडियस को 4 गुना करना है। तो क्या होगा? इसको डेल्टा एल डैश बोलते हैं, डेल्टा एल डैश। तो बोला है कि स्ट्रेच बताओ क्या होगा? स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी डेल्टा एल डैश क्या होगा? तो देखो 4f(l), तो देखो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर वाई, पर यहां पर 4 का भी स्क्वायर होगा तो 16 आएगा। पाई 4r का स्क्वायर वाई 16, तो 4 से 4 कटेंगे, तो डेल्टा एल डैश कैसे आएगा? तो डेल्टा एल डैश आएगा 1/4 एफ एल पाई आर स्क्वायर वाई। यानी पहले क्या था? पहले था एफ एल पाई आर स्क्वायर वाई, ऊपर 4 और नीचे 4 करने से क्या हुआ कि नीचे 16 हो गया, तो ऊपर के 4 से 16 कट गया, तो यहां पर आ गया 1/4। तो क्या फर्क हुआ है? पहले अगर डेल्टा एल था तो अब है 1/4, अब 4 गुना कम हो गया है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बहुत सारे समझदार लोग ऐसे लिखते हैं, बोलते देखो
पहले डेल्टा एल बोलते थे, एफ एल पाई आर स्क्वायर वाई को। तो एक काम करो, इसको डेल्टा एल ही बोल दो ना, सबसे बढ़िया। तो डेल्टा एल डैश हो जाएगा 1/4 इंटू डेल्टा एल, नहीं समझे? एफ एल पाई आर स्क्वायर वाई को डेल्टा एल बोलते थे ना, तो अब इसको डेल्टा एल बोल देंगे। वैसे तो ये आंसर सही है, पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो घुमा फिरा के। तो हो क्या रहा है देखो, जो नया वाला स्ट्रेच है, नया वाला चेंज इन लेंथ है, वो पुराने वाले के 4 गुना डिवाइडेड में है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा बता दूं कि आप यहां तक भी करके दिखा सकते हो। कुछ नहीं करना था, बस लॉजिक लगाना था कि डेल्टा एल एफ एल ए वाई होता है, तो एफ एल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर वाई। फिर अगली बार डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स 4f हो गया, रेडियस 4r हो गया, सॉल्व करके आंसर निकाला। इनके क्वेश्चन हम अलग से भी करेंगे, आज के लिए बहुत है। लव यू ऑल, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको अपना नंबर दे ही रखा है। फाइनली प्यारे बच्चों, हम चैप्टर को एंड कर रहे हैं बाई 2 सिंपल डेफिनेशन। एक होता है बेटा इलास्टिक फटीग। ये क्या होता है? फटीग यानी थकना। ये फटीग वर्ड का मतलब है थकना, फटना नहीं, थकना, थकना, फटीग। लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेस। अब ये क्या है समझ नहीं आया। देखो, जैसे मान लो यहाँ पर एक पुल है, पुल, ये पुल है, सरकार ने बनाया पुल। बोला भैया ये सरकार ने बनाया पुल क्योंकि नीचे जो है, नीचे नीचे नदी बह रही है, नीचे नदी बह रही है जी, ये नदी है, नदी, नदी। तो सरकार ने क्या किया? हमारी भलाई के लिए ऊपर पुल बनाया। लेकिन होता क्या है, अगर इस पुल पर हम बार बार चढ़ेंगे, बार बार चढ़ेंगे, सालों तक, हजारों साल तक, गाड़ियां चढ़ रही है, इंसान चढ़ रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सब कुछ इस पर चढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये पुल हो जाएगी खराब, खराब हो जाएगी पुल। तो ये लिखा है इलास्टिक फटीग का मतलब होता है लॉस इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का खत्म हो जाना, ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेस। बार बार इसको हम स्ट्रेस दे रहे हैं, बार बार इस पर फोर्स लग रहा है, बार बार ये फोर्स पैदा कर रहा है, बार बार फोर्स इस पर लग रहा है, तो इलास्टिक फटीग। जैसे अगर एक रॉड को तोड़ना है, तो रॉड को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? रॉड को ऐसे करते हैं, जैसे सीधी रॉड है, ये सीधी रॉड है, ये रॉड, इसको तोड़ना है, तो लोग क्या करते हैं? इस रॉड को ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे करते, रॉड टूट जाता है। आप समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं बार बार उसको स्ट्रेस देना। अगर मान लो मुझे किसी लोहे को तोड़ना है, या लोहे को मुझे लंबा करना है, तो मैं लोहे को बार बार मारूंगा, बार बार मारूंगा, रिपीट करूंगा, रिपीटेड स्ट्रेस से वो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तो पहला टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब होता क्या है? टाइम डिले इन रीगेन। कि जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को हमने खींच दिया, मान लो फोर्स लगा के, तो स्प्रिंग को ऐसे करके हमने खींच दिया, तो जब स्प्रिंग वापस आएगा ना, वापस जब आएगा, वापस लौटेगा, तो कुछ ना कुछ टाइम डिले होगा, बहुत, चाहे 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, माइक्रो सेकंड हो, मिनी सेकंड हो। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है टाइम डिले इन रीगेन, रीगेन करने में जो टाइम डिले होता है। बच्चों, मैं इस चैप्टर के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, पीवाईक्यू, सब कुछ। तो प्लीज हमें सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। लव यू।